बच्चे। वालेकुम अस्सलाम मैम। आप जी मैं भी कैसी हैं? ठीक। जी मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र। जी वालेकुम लास्ट सलाम बार मैम। प्रैक्टिस किया था सारे बच्चों को। ओके ठीक है। जी नेक्स्ट टॉपिक आज हम करते हैं, जरा क्लास जल्दी स्टार्ट करते हैं, मतलब थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे। आज स्लाइड्स नहीं है, जस्ट बोर्ड पे करवाऊंगी, तो आप लोगों ने जरा कॉन्शियस होकर रहना है और साथ साथ राइट करते रहना है, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स जो है थोड़े से बस डिस्कस करने वाले हैं और आपको इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अपने ओपिनियन या अपना अच्छा पॉइंट कोई भी अभी आपके जहन में आ रहा है तो आप शेयर कर सकते हैं या उसके अंदर राइट कर सकते हैं। बेटर है कि अगर आपको कुछ और है माइंड में तो आप अभी शेयर कर लें मेरे साथ, ताकि मैं आपको बता दूं ये राइट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं आप। ये फर्स्ट चैप्टर आज हमारा एंड हो जाएगा, उसके अंदर ये वाले ही क्वेश्चन आपके चार पांच बनते हैं जो फर्स्ट हमने किए थे, जेंडर स्टडी वुमेन स्टडी में डिफरेंस, जेंडर और सेक्स में डिफरेंस। और उसके साथ ही जो आज वाले क्वेश्चन कर रहे हैं ये बेसिकली जो आप हमने दो पार्ट किए थे ना, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जेंडर स्टडी एंड वुमेन स्टडीज और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। इन दोनों के साथ ही जो सेकंड पार्ट मैंने आपको कहा था बड़ा क्वेश्चन मेन पार्ट जो वो पूछता है वो इन्हीं तीन क्वेश्चन में से पूछता है। स्लाइड कर लें। सबसे पहले जो हम क्वेश्चन करेंगे वो आ जाएगा आपके पास, मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ जेंडर स्टडीज। दो के मैं आपको ये पहले बता चुकी है, लेकिन आज हम इसको क्या करेंगे, डिटेल में करेंगे। बहुत इजी है, जस्ट आपने कंपैरिजन करना है और एक एक मिसाल दे देनी है, एग्जांपल मस्ट आपने ऐड करनी है। आपने कहना है कि जो आपके पास इकोनॉमिक्स होती है उसकी जरूरत होती है जेंडर स्टडी को अंडरस्टैंड करने के लिए, फिर आपने एग्जांपल देनी है। कल मैंने आपको दी थी, इसी तरीके से आपने लिखना है। आपने पॉलिटिकल साइंस का लिखना है, उसकी आपने एग्जांपल देनी है। आपने बायोलॉजी का लिखना है, उसकी आपने एग्जांपल देनी है। साथ साथ हम लिखते जाएंगे। बाकी मैं आपको एक दो सब्जेक्ट के साथ हुआ हुआ ये क्वेश्चन सेंड कर दूंगी आज, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे दो पार्ट मैंने सेंड करने हैं। बाकी जितने सब्जेक्ट है आपने खुद रिलेट करने हैं, अपनी एग्जाम्पल भी कर सकते हैं या आपको बुक से हेल्प मिलती है तो वहां से भी ले सकते हैं। जी पहला हमारा क्वेश्चन है जो हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम सिर्फ 5 मिनट दे दें नमाज पढ़ने। ओके बच्चे, पढ़ ले आप लोग नमाज। जी मैम, थैंक यू। मैं बस राइट कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं पढ़ाती हूँ। आप नमाज पढ़ लीजिए, बच्चों ने पढ़ ली। मैम आप स्क्रीन पिन कर दें काइंडली। जी स्क्रीन पिन कर दें आप। अच्छा ठीक है। हो। मैम प्रीवियस टॉपिक की स्लाइड शेयर नहीं हुई, वो भी कर देना। नहीं स्लाइड शेयर हुई कल की अभी। ओके करवा देती हूँ, नो इशू। मैम हो गई थी क्वेश्चन। अच्छा वही मैंने कहा कल ही होनी है, वो तो साथ ही शेयर कर देते हैं क्लास के बाद। आप बच्चे दोबारा चेक कर लें, शेयर हो गई होगी, आपने देखी नहीं, ग्रुप में चेक करें। मैम मल्टी डिसिप्लिनरी में लिंग्विस्टिक्स भी ऐड हो सकता है। किसमें? मल्टी डिसिप्लिनरी में लिंग्विस्टिक्स या लिटरेचर। आप एग्जाम्पल दे दें, फिर मैं बता दूंगी कि मीन आप कुछ सोच के कह रहे हैं ना कि किस तरीके से हो सकता है। आपने जो भी सब्जेक्ट मैंने कहा ऐड करना है उसकी एग्जांपल मस्ट ऐड करनी है। अभी मैं करवाती हूँ, मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी किस तरीके से आपने साथ करना। मैम जैसे जेंडर बेस्ड लैंग्वेज होती है, जिसकी ये पहले हम्म। भी आपने पिछले लेक्चर में थोड़ी सी आपने डिस्कस किया था, तो वो एक एक अलग से सब्जेक्ट भी है लिंग्विस्टिक्स में। हम्म। तो हम उसको भी इससे थोड़ा सा उसमें रेफरेंस दे के ऐड कर सकते हैं। लेकिन इससे अवॉइड करें, आपके पास इससे बेटर बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे सब्जेक्ट का। जी हम अभी हम डिस्कस करते हैं, फिर आप देख लीजिएगा। अगर आपको बहुत अच्छा कोई रेफरेंस मिल रहा है, मीन के आप उसको रिलेट कर पा रहे हैं, अभी हम करते हैं ना बाकी सारा क्वेश्चन, फिर आपको समझ आ जाएगी कि किस तरीके से मैं कहती हूँ आपने रिलेट करना सब्जेक्ट को, फिर उसके बाद आप ऐड कर सकते हैं। इशू नहीं है। जी मैंने कहा था आपको अगर कोई अच्छा ऑप्शन मिल रहा है तो आप उसके अंदर कर सकते हैं। जी असलान, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम आप अगर पिछली क्लास में जो करवाया था वो रिपीट करा दें, क्योंकि मुझसे मिस हो गई। थोड़ा सा ओवरव्यू बस। जी बच्चे, लास्ट वाली क्लास में हमने दो इंट्रोडक्टरी जो थे टॉपिक वो किए थे। फर्स्ट था आपके पास व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स। दोनों की डेफिनेशन ये है कि जेंडर आपके पास क्या होता है,
जो जेंडर होता है वो बेसिकली आपके पास एसोसिएट होता है कि जब आपके पास कोई भी जेंडर पैदा होता है, जैसा कि लड़की होती है या लड़का, बायोलॉजिकली उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, बट जेंडर स्टडी की लैंग्वेज के मुताबिक जो आपके पास जिन्स होती है, जेंडर होता है, वो सोसाइटी डिफाइन करती है। तो जेंडर क्या होता है? सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है आपके पास। इसके अंदर आ जाता है कि सोसाइटी डिफाइन करती है कि आपका जेंडर क्या होगा। इसके अंदर आपकी फीलिंग्स आ जाती हैं, एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं आपके पास। उसके अलावा जो बिहेवियर आ जाता है कि किस तरीके से आप क्या करते हैं, किसी भी मेल या फीमेल के बारे में क्या करते हैं, सोचते हैं। जेंडर क्या होता है, ये असल में देखता है कि आप जेंडर इस तरीके से आपने डिफाइन करना है कि ये आपके पास सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है। ये क्या करता है? सोसाइटी डिफाइन करती है कि आपका जेंडर क्या होगा आपके पास। जो आपके पास बायोलॉजिकली एक मेल या फीमेल पैदा होता है, किस तरीके से सोसाइटी उनको क्या करती है, सिंपल वर्ड में बताऊं तो एक आपके पास स्क्रिप्ट दे देती है कि आपने ये सारा परफॉर्म करना है। लड़की होगी तो पिंक कपड़े पहनेगी, लड़की होगी तो डोमेस्टिक काम करेगी, लड़की होगी तो वो वीक होगी, फिजिकली वीक होगी। जबकि लड़का होगा तो क्या होगा? डोमिनेंट होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। वो सारी चीजें सोसाइटी आपको देती है। लड़के को कहेंगे कि तुमने मस्ट, उसकी ड्यूटी है कि कमा के ले आना, अपने घर वालों की कफालत करनी है। इस तरीके से सोसाइटी जब ये वाले आपको पैटर्न देती है, तो जब लोग उसको एक्वायर कर लेते हैं तो फिर वो क्या हो जाते हैं? सोशल कंस्ट्रक्शन में उनकी सोशल कंस्ट्रक्शन हो जाती है, वो मेन और वुमेन्स की फॉर्म में तब्दील हो जाते हैं। तो ये आपके पास होता है कि जेंडर क्या है आपके पास। ये असल में क्या होता है? सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है। जबकि सेक्स को देखा जाए तो सेक्स क्या होता है? सेक्स का मतलब होता है जो आपकी बायोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन होती है, नेचुरल आइडेंटिफिकेशन ऑफ बर्थ भी आप कह सकते हैं। उसके अंदर आ जाता है आपके हार्मोन्स देखे जाते हैं कि लड़की में और होते हैं, लड़के में और होते हैं। आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखे जाते हैं कि लड़की के और होते हैं, वुमेन्स के और होते हैं, बॉयज के और होते हैं। उसके अंदर आपके क्या होता है? क्रोमोसोम्स देखे जाते हैं कि लड़की के अंदर और होते हैं, मेल के अंदर, फीमेल के अंदर क्रोमोसोम्स और होते हैं। तो फिर ये आपकी बायोलॉजिकल जो आइडेंटिफिकेशन होती है या आइडेंटिटी होती है, ये किसकी तरफ रेफर करती है? आपके सेक्स की तरफ। सेकंड चीज हमने पढ़ी थी इसके अंदर, वो था आपका, फाइल मैंने भेज दिया, आप देख लीजिएगा, वो चीजें आपके पास प्रॉपर फॉर्म में आ जाएंगी। सेकंड चीज हमने पढ़ी थी डिफरेंस क्या होता है जेंडर स्टडीज और विमेन स्टडीज के अंदर, डिफरेंस क्या होता है। देखने में तो लगता है जेंडर स्टडी भी वुमेन्स के बारे में। एक और फ्राज बच्चा था यहाँ पे, इसका क्वेश्चन था, वो मैं अभी एड्रेस कर देती हूँ। कल जो आप कह रहे थे कि आपने कहा था कि जेंडर स्टडी के अंदर आपने क्या किया हुआ है, मेस्कुलिनिटी और फेमिनिटी कहा हुआ है, तीसरा जेंडर नहीं किया। तो वो आपके पास एक वर्ड यूज होता है एंट्रो, मैं अभी राइट करवा देती हूँ, इनका मैं आंसर कर दूँ, फिर मैं आपको वो वाली चीज डिफाइन कर देती हूँ। सेकंड हमने चीज पढ़ी थी जेंडर स्टडीज और वुमेन स्टडीज में फर्क क्या होता है। जेंडर स्टडी असल में, वुमेन स्टडीज जो है वो बेसिकली जस्ट आपके पास एक किस्म का इंटर डिसिप्लिनरी आपके पास सब्जेक्ट है, जो जस्ट देखता था इस चीज का कि वुमेन्स के एक्सपीरियंस क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या है, वुमेन्स के इश्यूज क्या है। ये सब्जेक्ट असल में कंपैरिजन की तरफ नहीं जाता। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहें कि वुमेन का इशू है हमारे पास, उनकी एजुकेशनल जो एजुकेशन है वो कम होती है मेन से, या वुमेन्स को अलाउ नहीं किया जाता कि वो एजुकेशन हासिल करें, जो आपके पास वुमेन स्टडी होगा वो जस्ट इस इशू को देखेगा कि वुमेन्स के पास एजुकेशन नहीं है और ये वाले उनके इशू हैं। जबकि जब जेंडर स्टडीज के अंदर ये टॉपिक जाएगा तो फिर हम कंपैरिजन की तरफ चले जाएंगे। हम देखेंगे कि जेंडर स्टडीज के, सॉरी, वुमेन स्टडीज के अंदर अगर वुमेन्स एजुकेशन हासिल नहीं कर रही तो उसका एक रीजन ये भी है कि हमारे यहाँ जो मेन डोमिनेटेड सोसाइटी है उसके अंदर क्या किया जाता है, या पैट्रियार्कल कल्चर जो है जहाँ पे मेल डोमिनेट करता है, वहां पे वुमेन्स को इजाजत नहीं दी जाती कि वो क्या करें, एजुकेशन हासिल करें। अब हम असल में यहाँ पे जेंडर स्टडीज के अंदर किस में आ गए? कंपैरिजन में आ गए। वुमेन स्टडी जस्ट देखेगा वुमेन्स के एक्सपीरियंस के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में, उनकी इश्यूज के बारे में। जबकि जेंडर स्टडीज जो है वो क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी है आपके पास। ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ये तमाम ट्रेड्स को देखता है। ट्रेड्स अभी हम क्वेश्चन करेंगे कि फेमिनिटी के क्या है, मेस्कुलिनिटी के क्या है। मेस्कुलिनिटी सारे वो तमाम खुसूसियात जो कि हम देखते हैं कि आपके पास मर्दों के अंदर पाई जाती है। फेमिनिटी मीन वो तमाम खुसूसियात जो कि वुमेन्स में पाई जाती हैं। तो जेंडर स्टडी असल में इन दोनों पे फोकस करता है कि ये मेस्कुलिनिटी और फेमिनिटी बनती कैसी है, ये दोनों टर्म जो है सोसाइटी कैसे डिफाइन करती है। यानी अभी डेफिनेशन में आपको लिखवाऊंगी फेमिनिटी और मेस्कुलिनिटी की। तो हम देखते हैं कि जेंडर स्टडी लुक एट द मैनर के थ्रू विच आप कहते हैं कि जो आपके पास स्टेट ऑफ मेस्कुलिनिटी है और फेमिनिटी है वो कैसे फॉर्म होते हैं।
यानी कि हम कैसे जेंडर को डिफाइन करते हैं, सोसाइटी कैसे डिफाइन करती है। जेंडर स्टडी असल में जो मेन चीज थी ना, फ्राज का जो क्वेश्चन था, उसने कहा कि आपने मेस्कुलिनिटी, आपने स्टार्ट में कहा था जेंडर स्टडीज तीनों चीजों के बारे में देखता है, फर्स्ट जेंडर मेल फीमेल और थर्ड जेंडर। लेकिन डेफिनेशन के अंदर जो मैंने डेफिनेशन ऐड की हुई थी, इसी वजह से मैंने आपसे कहा था बुक साथ ही ले ले ताकि आपके सब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। वो डेफिनेशन एग्जैक्ट बुक की है, उसमें डिफरेंस ये है जो आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे, आप थोड़ा डीपली उस चीज में जा रहे थे, कि उन्होंने कहा हुआ है कि जो मेस्कुलिनिटी होती है फेमिनिटी होती है, असल में सोसाइटी के तौर पर ये दो चीजें ही एक्सेप्टेबल है। जो थर्ड जेंडर है, मैंने स्टार्ट में कहा था, ये बिल्कुल अभी तक ब्लर एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट है आपके पास। हमारे पास ये नहीं पता कि इसका एंड क्या होगा, इनकी डिमांड क्या है। मैंने कहा ये कहते हैं कि हमारी एक डिमांड थर्ड जेंडर वाले, फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं सेक्सुअल लाइफ के ऊपर कि मेल का मेल के साथ फिजिकल रिलेशन हो सकता है। जब हो सकता है तो इसका एंड क्या होगा, अगर हम ये चीज अलाउ कर देते हैं किसी हर कंट्री के अंदर या ओवरऑल दी वर्ल्ड, इसका एंड क्या होगा। आपके पास एक नेचुरल प्रोसेस जो जनरेशन का होता है अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने का, वो तो रुक जाएगा, उसका अल्टरनेट क्या हो सकता है आपके पास। जैसे ये सारी चीजें किस साइड पे जाएंगी, स्टिल आप कह सकते हैं कि इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट थर्ड वेव का अभी तक थर्ड जेंडर वाला चल रहा है, इसके ऊपर ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई कि आप उसको फाइनल कह दें कि ये वाली इसके ऊपर डेवलपमेंट हुई है, ये इसका एंड हो सकता है। जैसा कि फर्स्ट वेव जो थी उसका था कि राइट टू वोट दिया जाए, आप देखें ऑल ओवर दी वर्ल्ड तकरीबन आप देख लें तो हर कंट्री के अंदर आप राइट टू वोट वुमेन्स को दे दिया गया है। जबकि सेकंड वेव के अंदर इस तरह की कुछ चीजें थी जो एक्सेप्टेबल आपके पास, उसके पास इक्वल एजुकेशन था, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन थी, वो चीजें सारी आपके पास एक्सेप्ट हो गई। आप कह सकते हैं लार्ज एक्सटेंट पे होगी, हाँ ये है, कुछ जगहों पे ना भी हो विद एक्सेप्शनल केसेस। बट जो थर्ड जेंडर है, इन्हीं की जो डिमांड है, ये अभी तक क्वाइट कंट्रोवर्शियल इशू है आपके पास। इस पे नहीं कह सकते आपकी ये वाली, आप देखें ना, इवन अमेरिका वाली फ्रांस का क्वेश्चन कि इसके अंदर थर्ड जेंडर नहीं है। थर्ड जेंडर को जब हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे तो उसको क्या किया जाता है, आप देखें ना, पॉलिटिकली देखा जाए तो एक आपके पास इतनी बड़ी स्टेट यूएस की, जिसको आप क्या कह सकते हैं, होल्डर ऑफ ह्यूमन राइट्स कह सकते हैं या वुमेन्स राइट कह सकते हैं, डेमोक्रेसी का होल्डर कह सकते हैं। बट देखा जाए तो उसके अंदर मैंने कहा कि ट्रंप ने अपने फर्स्ट एग्जेक्टिव ऑर्डर में कहा कि थर्ड जेंडर एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब ये टोटली आपके पास अभी तक कंट्रोवर्शियल इशू है, इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं है जिसको आप फाइनलाइज करके मैं आपको पढ़ा दूं भी ये वाली इसकी डिमांड है, ये हम एक्सेप्ट करते हैं, या जेंडर स्टडी ये कहता है इनके बारे में। जेंडर स्टडी एज अ जेंडर, आप देखें ना, असल में जो वो चीज एक्सेप्ट करता है एज अ ह्यूमन, उनको एक्सेप्ट करता है। मैंने आपको कहा जेंडर स्टडी कहता है कि वो लोग डिफरेंट नहीं है बट दे एक्ट डिफरेंटली फ्रॉम दी सोशल नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, या सेट नॉर्म्स ऑफ क्या होती हैं सोसाइटी की, उनके बारे में जो हमने मेल और फीमेल के लिए कहा है, सिर्फ इनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, थर्ड को हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो जेंडर स्टडीज के अंदर भी जो मेस्कुलिनिटी और फेमिनिटी के बेसिकली ये एक्सेप्टेबल दो आपके पास कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको कहा था कि जेंडर स्टडी डिफरेंस के बारे में करता है। अब बेसिकली जो डिफरेंस वो क्रिएट करता है मेन और वुमेन्स के बारे में। जब हम वेव्स पढ़ेंगे आगे आपके पास सीरीज पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। थर्ड जेंडर का मैंने कहा था कि जेंडर स्टडी के अंदर टॉपिक आएगा, बस बहुत कम आता है, इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि स्टिल कंट्रोवर्शियल ये इशू है। जितने राइटर ने राइट किया है उनकी भी चीजें यही है कि हम जस्ट उनको रीड कर सकते हैं बट उसको कोई फाइनलाइज चीज या कंसीडर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी एक और टर्म आपके पास यूज होती है जो आप कल कह रहे थे कि आपने जस्ट मेस्कुलिनिटी और फेमिनिटी उसके अंदर ऐड किया है, वो होता है आपके पास एंड्रोगेनी। एंड्रोगेनी टर्म आप इसको सर्च कीजिएगा। इसके मुताबिक कुछ इस तरह के ट्रेड्स होते हैं जो कि मैन के होते हैं, कुछ इस तरह के ट्रेड्स होते हैं जो वुमेन्स के अंदर होते हैं। अब आपको समझ आ जाएगी, हम नेक्स्ट करते हैं कि ट्रेड्स क्या होते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो कहते हैं मिक्स भी होते हैं, कुछ वुमेन्स के होते हैं कुछ मैन के, और वो एक ही बंदे के अंदर आ जाते हैं। यानी कुछ आपकी क्वालिटीज आप मेल हैं लेकिन आपका दिल क्या कर रहा है, लड़कियों वाले कपड़े पहनने को कर रहा है। यानी कि ट्रेड्स हमारे यहाँ क्या एसोसिएट होगा, लड़कियों वाला कि कपड़ों और कलर का और लैंग्वेज का डिफरेंस आ जाता है आपके पास। बट अगर कोई बंदा कुछ उसके अंदर मर्दों वाले खसूसियात कुछ किसकी आ गई औरतों वाली, तो वो क्या उसको एंड्रोगेनी कहते हैं। और इसी में जो चीज मैं आपको बताना चाह रही वो ये है कि जेंडर स्टडी फिर इसके बारे में भी क्या करता है आपके पास, स्टडी करता है। अब ये वाली चीज जो है असल में थर्ड जेंडर में आ जाती है, यानी कि ना तो वो मेल है या ना फीमेल है, थर्ड जेंडर के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। बट आपने ये चीज एक्सेप्ट करनी है, मैंने स्टार्ट में जो आपको कहा था कि जेंडर स्टडी के अंदर जो एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट हैं वो मेल और फीमेल के ही है। ये नहीं है कि उनके बारे में हम क्या मेल और फीमेल के बारे में जस्ट पढ़ेंगे, बल्कि असल में जो चीज है वो कंपेरिजन की है।
मैंने आपसे कहा हम जितनी भी बात करेंगे असल में वो हम वुमेन्स राइट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम क्या करते रहेंगे, उसको कंपेयर करते रहेंगे कि वुमेन्स की हिस्ट्री जो थी उसके अंदर मेल का क्या किरदार था, वुमेन्स के इश्यूज अगर एजुकेशन के अंदर आ रहे हैं तो उसमें मेल का रीजन क्या है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी क्या क्या है, वुमेन्स को एजुकेशन नहीं प्रॉपर दी जा रही तो उसके पीछे मेन का रीजन क्या है। यानी कि हम दोनों को कंपेयर करके जेंडर स्टडीज के अंदर पढ़ते हैं कि किस तरीके से सोसाइटी मर्द बनाती है, किस तरीके से सोसाइटी औरतें बनाती है। तो फिर इन दोनों का कंपैरिजन जब आ जाएगा तो वो जेंडर स्टडी का सारा सब्जेक्ट होगा बस। तो इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट से ही क्लियर रखें, जो मैंने आपको पहली क्लास में ये चीजें समझाई थी। थर्ड जेंडर का कॉन्सेप्ट अभी तक एक्सेप्टेबल ही नहीं है। एक का आपका स्टेट का लीडर खड़ा होकर कह रहा है कि थर्ड जेंडर एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर आप उनको राइट्स कैसे देंगे, किस तरीके से उसको ले जाएंगे। एज इस्लामिक स्टेट हमारे यहाँ तो ये वाली चीज एक्सेप्टेबल ही नहीं होती। मैंने पहली क्लास में ये भी चीज मेंशन की थी कि आपने इस्लाम को जेंडर स्टडी से अलग रख के पढ़ना है। हाँ, एक दो कॉन्सेप्ट है, जब करेंगे तो मैं आपको क्लियर करवा दूंगी जहां आप इस्लाम का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। बट आपने एज अ स्टूडेंट या एज अ आप कह सकते हैं कि सिटीजन ऑफ इस्लामिक स्टेट आपने ये चीजें जो है डिफाइन नहीं करनी। हमने जेंडर स्टडी को ओवरऑल पढ़ना है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड कॉन्सेप्ट क्या। आगे नेक्स्ट हम जब सारे टॉपिक करेंगे आपको पता चल जाएगा कि कहीं भी हमने पाकिस्तान का रेफरेंस नहीं दिया। हमारे पास जितनी मूवमेंट चलती है, फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, सेकंड, थर्ड, बेसिक डिमांड क्या थी, इसकी थीरीज क्या है जेंडर स्टडी की, सारी आपके पास फॉरेन ऑथर जो है या आपके पास फेमिनिस्ट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई फेमिनिस्ट आपको नहीं नजर आएगा, और सिर्फ एक चैप्टर के अलावा जो है इश्यूज ऑफ पाकिस्तानी वुमेन, उसके अलावा आपको कोई ऑथर पाकिस्तान का नजर नहीं आएगा, या किसी भी इस्लामिक। जितने आपके पास ऑथर्स आएंगे या तो यूके के होंगे या यूएस के होंगे, क्योंकि बेसिकली ये सारी आपके पास कॉन्सेप्ट ही वहां से स्टार्ट हुआ था। तो इन चीजों को थोड़ा सा एक्सेप्ट करें मेंटली तौर पे कि थर्ड जेंडर वाला जितना मैं आपको करवा रही हूँ इतने की आपको जरूरत है, इतना डीपली आपने उन चीजों को नहीं करना जिसके ऊपर अभी तक जो फेमिनिस्ट है उनका भी कोई क्लियर स्टांस नहीं है। तो आप उसको किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे उन चीजों के ऊपर कोई हतमी राय दे सकते हैं, ऐसा नहीं होना। तो इतना ज्यादा ये वाला कॉन्सेप्ट आपका जेंडर स्टडी के सब्जेक्ट में है भी नहीं। जितनी चीजें हैं वो हम डेफिनेटली वो आपके पास एग्जैक्ट आप कह लेंगे क्रैमिंग वाली होंगी, कुछ चीजें जो कि आपने पढ़ लेनी है, उसके अंदर एक की थ्री आ जाती है, वो कर लेंगे हम उसके अंदर। लेकिन उसके बाकी अलावा जो थर्ड जेंडर का कॉन्सेप्ट है वो स्टिल कंट्रोवर्शियल है आपके पास वुमेन स्टडी में जस्ट आपने वुमेन्स के बारे में पढ़ते हैं, उनकी सारी एक्सपीरियंस और कैसे सोसाइटी के अंदर मूव करती हैं। जबकि जेंडर स्टडीज के अंदर बेसिक दो ही कॉन्सेप्ट आते हैं आपके पास, वुमेन स्टडीज और जेंडर सॉरी आपके पास फेमिनिटी और मेस्कुलिनिटी आती है, यानी मेल और फीमेल के बारे में हम बात, मेन और वुमेन्स के बारे में। और थर्ड जेंडर को एज अ कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे कि जेंडर स्टडी असल में जब स्टार्ट हुआ था तो वो क्या था, उसका बेसिक आइडिया यही था कि इनके को भी क्या कर दिया जाए, इसके अंदर इंक्लूड किया जाए। जी ईशा, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि जिस तरह डॉक्टर मोइज हैं वो अब एक ट्रांस हैं, वो काफी ज्यादा एक्टिव हुए में है पाकिस्तान की ये जो थर्ड जेंडर है उसके ऊपर है। तो अगर तो ये पाकिस्तान में इलीगल है तो वो किस तरह मतलब इशू नहीं बनता कोई इस तरह, और हम लोग उसको कोट कर सकते हैं जेंडर स्टडीज में उनका जो रोल है। नहीं, देखिए आपने पाकिस्तान के हवाले से ऐसा कोई रेफरेंस नहीं ऐड करना जो कि आपके पास इशू का इशू बने। जो आप बात कर रहे हैं ना, मैंने आपको कहा 2018 का जो एक्ट आया था उसके अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी आप इन चीजों को थोड़ा सा साइड पे रखिए, जस्ट जेंडर के कॉन्सेप्ट को समझे। उसके अंदर 2018 का जो एक्ट आया था जेंडर आइडेंटिटी के हवाले से, मैंने कहा उसके अंदर इशू ही ये था। मैंने आपको कहा आपके पास थर्ड जेंडर के अंदर सारी सेक्सेस जो होती हैं थर्ड जेंडर की वो एग्जिस्ट करती हैं। बट यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्या है, आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि कुछ लोग, मैंने कहा आपको खुद भी पता होगा माशाल्लाह इतने मेच्योर हैं आपके पास, कि कुछ लोग बाय नेचर जो होते हैं आपके पास ना मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या तो डेवलप नहीं होते या उनमें कोई डिफरेंस होता है। तो फिर ये लोग जो होते हैं नेचुरल कैटेगरी ऑफ थर्ड जेंडर में एग्जिस्ट करते हैं। बट कुछ लोग मैंने आपको कहा कि ऐसे होते हैं जो कि आपके पास क्या करते हैं, अपनी फीलिंग्स की बुनियाद पे या अपनी मर्जी की बुनियाद पे अपने सेक्स को चेंज, फॉर एग्जांपल एक लड़का है वो कंप्लीट क्या है आपके पास मर्द है,
वो कहता है कि मेरे पास ये वाली फीलिंग्स नहीं लड़के वाली आती, मैं अपने आप को लड़की समझता हूँ, तो फिर वो अपनी बॉडी को चेंज करवाएगा, हार्मोन चेंजिंग सर्जरी उसके अंदर हो सकती है, या फिर जस्ट वो अपनी पेरेंट्स चेंज कर देगा। पाकिस्तान के अंदर तो बेचारे अभी तक यही कर सकते हैं, जैसे पेरेंट्स चेंज कर सके, कोई इतना वो लेते जो कहते हैं ना सर्जिकल ऑपरेशन या इस तरह की चीजों की तरफ नहीं जाते। तो फिर आप जो बात कर रहे हैं ना कि वो उस राइट्स के बारे में बात करते हैं या सारा कुछ करते हैं, तो फिर आपने देखना ये है कि बेसिकली उस बंदे का अपना कॉन्सेप्ट क्या है। बाय नेचर वो ऐसा है आपके पास, या फिर उसका भी कॉन्सेप्ट वही है कि वो कहता है कि मेरे अंदर मर्द वाली फीलिंग नहीं आती या औरत वाली आती है, तो उसने क्या कर दिया अपना चेंज करके। अब ये लोग क्या करते हैं जो अपनी मर्जी से चेंज करते हैं, ये असल में कहते हैं कि हमें भी क्या करो, वही राइट्स दो जो कि आपके पास क्या है, जो आपके पास लोग एग्जिस्ट करते हैं ना बाय नेचर, जो उनके इस कैटेगरी में फॉल करता है थर्ड जेंडर के अंदर, वो कहते हैं कि हमें ये वाले ही राइट्स दो, हम भी इसी कैटेगरी में जाते हैं। जबकि एज अ इस्लामिक स्टेट हमारी स्टेट ये चीज एक्सेप्ट नहीं करती, वो कहती है कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, इस्लाम के खिलाफ जा रहे हो, अल्लाह ने तुम्हें एक आइडेंटिटी दी है जिसको तुम क्या कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आपके पास एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे फिर आपने देखना है कि कोई एक्टिविस्ट अगर ऐसे काम कर रहा है पाकिस्तान में, तो बेसिकली आपने देखना है कि उसका मोटिव क्या है, वो क्या बाय बर्थ ऐसा है, फिर वो अगर इस राइट्स के बारे में बात कर रहा है तो डेफिनेटली वो ठीक बात कर रहा है। हमारे यहाँ देखे ना इन बेचारों को क्या हैसियत दी जाती है, मैंने आपको कहा, आप सब बहुत सारे बच्चों ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ा होगा, क्या आपने कभी देखा कि आपके पास अगर सिंपल सीधे वर्ड में बोले तो जिनको आप हिजड़ा बोलते हैं, आपके पास देखे सड़कों के ऊपर भीख मांग रहे होते हैं बेचारे, जो सेक्सुअल एक्टिविटीज होती हैं उनके थ्रू वो क्या करते हैं, आपके पास कमा लेते हैं पैसा, कुछ उन्होंने आप सरवाइव तो करना ही है ना। सोसाइटी उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में नहीं लेके जा रही, सोसाइटी उनको जॉब्स नहीं दे रही। आप देखें किसी इंस्टीट्यूट के अंदर या किसी भी इदारे के अंदर देख ले, आपको वो बंदा नजर आएगा जो थर्ड जेंडर, जो हमारे यहाँ जो कैटेगरी बाय नेचर आपके पास फिर रहते हैं। देखें सड़कों के ऊपर, आप देखें कहीं भी सिग्नल आए तो वो खड़े हो जाते हैं, मांग जाते हैं, वो बेचारे मजबूर होते हैं ये सब करने के लिए। तो असल में उनको राइट्स देने की जरूरत है। पाकिस्तान में तकरीबन 10,000 जो अभी आपके पास आई थी ना, मरदमशुमारी हुई थी 23 के अंदर, उसके मुताबिक पाकिस्तान में इस तरह के 10,000 लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो 10,000 लोगों को आप क्या कर रहे हैं कि उनको साइड पे कर रहे हैं ना, उनको आप जॉब दे रहे हैं ना एजुकेशन में जाने दे रहे हैं, किसी किस्म की भी आप उसको एज अ सिटीजन कोई भी फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फिर असल में जो बात करने की जरूरत है वो इन्हीं लोगों के राइट्स के बारे में बात करने की जरूरत है। लेकिन हमारे यहाँ वो लोग जो आपके हमारी का बी वाला कॉन्सेप्ट, अगर आप सुने ना उनकी थोड़ी सी वीडियो देखिएगा कि वो क्या बात कर रही थी, वो यही बात कर रही होती है कि ट्रांसजेंडर को आप इनको क्या करें, राइट्स दे जो हमारे यहाँ एग्जिस्ट करते हैं ये वाले जो बाय नेचर लोग हैं। लेकिन वो लोग जो कि जानबूझ के अपनी आइडेंटिटी को खराब कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं आपके पास, उनके खिलाफ क्रैक डाउन करना चाहिए, इन लोगों को रोकना चाहिए। क्योंकि ये वेस्टर्न एजेंडा जो है ना एलजीबीटीक्यू वाला, उसको ही प्रमोट कर रहे होते हैं, वही चीजें चल रही होती हैं। तो एज इस्लामिक स्टेट हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ये सिर्फ थी आपके पास ओपिनियन, यानी कि एज अ मुस्लिम कंट्री की आप सिटीजन है, ये ओपिनियन देना चाहें तो आप कह सकते हैं। बट देखा जाए तो मैंने आपको कहा था जेंडर स्टडी इस चीज को एक्सेप्ट करता है। जेंडर स्टडी कहता है कि जो थीरीज है जेंडर स्टडी में, असल चीज ये है कि हर राइटर एग्जिस्ट करता है, फेमिनिस्ट आपके पास है, आपके पास ऑथर्स हैं, हर ऑथर की अपनी राय हो सकती है। लेकिन थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म को देखा जाए तो उसके अंदर जितने फेमिनिस्ट आपके पास आते हैं सबकी ओपिनियन यही है आपके पास जो थर्ड जेंडर है ना, अब वो डिफरेंस नहीं क्रिएट करते, वो एलजीबीटीक्यू वाला कॉन्सेप्ट देते हैं, लेस्बियन बाइसेक्सुअल ट्रांसजेंडर उसके अंदर आ जाते हैं, और किड थ्री वाले, किड थ्री हम पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी उसके अंदर। तो वो कहते हैं ये सारे लोग क्या हैं, ये एक्सेप्टेबल है, ये एज अ ह्यूमन सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल है। आप इनको नहीं कह सकते कि हमने आपको राइट्स नहीं देने या हम आपको एक्सेप्ट नहीं करते। जेंडर स्टडी कहता है दे आर नॉट डिफरेंट पीपल बट दे एक्ट डिफरेंटली फ्रॉम द सेट नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी ने जो नॉर्म सेट किए हैं असल में ये वहां उससे डिफरेंट एक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाइसेक्सुअल बंदा होगा, वो क्या होगा, मेल फीमेल क्या होगा, दोनों के साथ फिजिकली उसके साथ रिलेशन रख सकता है। जबकि सोसाइटी ने हमारे नाम क्या सेट किए गए, सोसाइटी के मुताबिक हमारे हमारे पास सिर्फ हेट्रोसेक्सुअलिटी जो होती है, यानी मेल मर्द और औरत का फिजिकल इंटीमेट होना, वो एक्सेप्टेबल किया जाता है। जबकि इस सारी मूवमेंट के जो मानने वाले हैं उनके ख्याल में ऐसा कुछ नहीं होता। आप क्या करें,
ये लोग क्या करते हैं, उनकी मर्जी होती है, जिस चीज में उनको खुशी मिल रही है या जिस चीज में वो कंफर्टेबल है उसी के साथ चले। जरूरी नहीं है कि मर्द का फिजिकल रिलेशन एक औरत के साथ है, हो सकता है मर्द का मर्द के साथ वो चीज उसके लिए सेटिस्फेक्शन वाली है तो बस एक्सेप्टेबल है, उसकी अपनी मर्जी है, उसकी अपनी सेक्सुअल लाइफ है, उसकी लिबर्टी है, उसकी फ्रीडम है, वो जो मर्जी करे। तो ये सारा आपके पास जेंडर स्टडी का कॉन्सेप्ट है। चले सवाल की तरफ आ जाते हैं, हमारी आधी क्लास निकल गई आज इस चीज के अंदर। हाँ जी, आपका सवाल था मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ जेंडर स्टडीज। अब मैंने आपको बताया था कल कि जेंडर स्टडी के अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब होता है हम क्या करते हैं, जेंडर स्टडीज को एज अ सिंगल सब्जेक्ट कभी भी नहीं पढ़ सकते। हमें जेंडर स्टडीज के अंदर सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ता है, बाकी सारे सब्जेक्ट से क्या करना पड़ता है, हेल्प लेनी पड़ती है। डिसिप्लिन का मतलब कल मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, डिसिप्लिन का मतलब होता है सब्जेक्ट। ये क्लियर आपने रखना है। कुछ जॉर्गन्स होते हैं जो कि एक सब्जेक्ट के लिए होते हैं, जैसे मैस्कुलिनिटी की टर्म, फेमिनिटी की टर्म, उसके अलावा आपके पास डिसिप्लिन का लफ्ज, ये सारे वर्ड आपने यूज करना है जेंडर स्टडीज के अंदर जब आप जेंडर स्टडी का पेपर कर रहे हो। तो यहाँ पर है कि आपको तमाम बाकी डिसिप्लिन से क्या करना पड़ता है, हेल्प लेनी पड़ती है। अब आप साथ साथ मुझे बताते जाइएगा ताकि आपको क्या हो, थोड़ा सा एनालिसिस आपका भी क्लियर हो जाए कि आपने यहाँ पे क्या क्या लिखना है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, इकोनॉमिक्स आ जाएगी। इकोनॉमिक्स या मैथ्स कोई भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। इसके अंदर क्या है कि आपको जेंडर स्टडीज को क्या करने के लिए, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए या अपनी बात को क्लियर करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मैथ या इकोनॉमिक्स से हेल्प लेनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर, एग्जाम्पल ये ही आपने देनी है यहाँ पे, आपने कहना है कि फॉर एग्जाम्पल इन पाकिस्तान, आपने डेटा देने के लिए कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी के अंदर सिर्फ वुमेन्स 24% पार्टिसिपेट करती हैं। तो फिर आप क्या करें, आपने बात तो करनी है, बात तो आपने कर दी, आपके पास आर्गुमेंट्स क्या था कि वुमेन्स की जो पार्टिसिपेशन है इकोनॉमिक स्फीयर के अंदर वो इक्वल नहीं है, आपने बात कर दी। अब मैंने आपको कहा कि आपने जो भी कॉन्सेप्ट करना है, जो भी आर्गुमेंट देना है, उसके साथ आपका फैक्चुअल डेटा क्या होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप फैक्चुअल डेटा क्या दे सकते हैं, आप फैक्चुअल डेटा क्या होते हैं, आपके पास डिजिट्स होते हैं, मोस्टली डिजिट्स होते हैं। आपके पास क्या होता है, आपके पास वो सारा डिजिट्स लेने के लिए किस सब्जेक्ट से हमें हेल्प लेनी पड़ती है, या इकोनॉमिक्स से या मैथमेटिक्स से। अब यहाँ पे हम कहेंगे, ये वाली एग्जांपल आप लिख लें, इन पाकिस्तान वुमेन्स इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन is just 24%। आपके पास वुमेन्स के पार्टिसिपेशन क्या है, जस्ट 24% है आपके पास। तो आपने लिखना है कि टू एक्सप्लेन अ पॉइंट दैट वुमेन्स पार्टिसिपेशन इज नॉट इक्वल टू मेन इन इकोनॉमिक स्फीयर, वी हैव टू कंसल्ट टू, आप कह सकते हैं इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स, टू गिव द फिगर, एग्जैक्ट फिगर ऑफ इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स। कि आपको क्या करना पड़ता है, वो सारा अपना जो स्ट्रैंड्स आपने लिखा है, ये आर्गुमेंट्स दिए हैं, उसको क्लियर करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर डिजिट्स लेने पड़ते हैं या इनसे लेने पड़ते हैं, फैक्चुअल डेटा देना पड़ता है। और फैक्चुअल डेटा लेने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ती है, आपके पास किसी और डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है जो आपके कॉन्सेप्ट को क्या करे, क्लियर कर दे। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर आपके पास क्या आ जाता है कि आपने कहना है कि जब हम एग्जाम्पल में बताती जाती हूँ, आप साथ साथ बस यही मैं सेंड कर दूंगी, एक दो सब्जेक्ट का राइट हुआ फिर आपको पता चल जाएगा किस तरीके से इन दोनों की राइट हुआ है, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से बाकी सारे सब्जेक्ट को आपने राइट करना है। तो यहाँ पे क्या है कि बायोलॉजी के अंदर आपके पास जो हम बात, अब आप कहें कि फॉर एग्जाम्पल हमें क्या करना पड़ता है, जेंडर स्टडीज का बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमें बायोलॉजी से हेल्प लेनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहना है टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स वी हैव टू यूज द टर्म्स ऑफ बायोलॉजी। कौन सी टर्म, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको सेंड किया था कल वाले मेरे ख्याल में, उसके अंदर ही आपके पास जो नीचे मैंने लिखा हुआ था ना, हमने कहना है कि सेक्स जो होता है वो किसको रेफर्स करता है, सेक्स रेफर्स टू हार्मोन डिफरेंसेस, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिफरेंसेस जो आपके पास आ जाते हैं, और आपके पास क्रोमोसोम्स डिफरेंसेस। तो आपने कहना है कि दीज टर्म आर प्योर बायोलॉजी, जो आपकी बुक है उससे ली गई है, जैसा कि हार्मोन्स, क्रोमोसोम्स। आपको क्या लगता है कि ये जेंडर की टर्म है जो कि हम यूज कर सकते हैं, जेंडर के अंदर ऐसी कोई टर्म मौजूद नहीं है।
तो आपने कहना है कि इस तरह के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, बायोलॉजी की, ताकि हम क्या कर सके, जेंडर के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। एग्जाम्पल आपने क्या करना है, जस्ट आपने ये वाली तीनों देनी है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हार्मोन्स, क्रोमोसोम्स, दीज आर टर्म्स टेकन बाय सब्जेक्ट वो डिसिप्लिन ऑफ बायोलॉजी। और यहाँ पे बस आपने इतना सा ही मेंशन करना है, बाकी जब मैं लिख के भेजूंगा तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट है जिसके साथ रिलेट करते हैं, अब आप लिखवाएंगे बाकी वाले सारे मुझे। नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट आएगा जी? हाइका क्या क्वेश्चन है आपका, बच्चे जल्दी से पूछ लें। मैम, आप जेंडर स्टडीज के लिए जो बुक सजेस्ट की थी वो अमानुल्लाह गोंदल की थी, इसके अलावा कोई और बुक है? नहीं नहीं, ये मैंने एक सजेस्ट की थी एज अ की बुक। सेकंड बुक जो आप कंसल्ट कर सकते हैं वो है आपके पास जो आपके पास एसपी हमाद के नोट्स आती हैं, मिलती है जेंडर स्टडी के, एसपी हमाद के नोट्स जेंडर स्टडीज के, वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो दोनों के अंदर ही बहुत अच्छे रेफरेंस है। एक बुक भी आप ले सकते हैं ना, तो एक ले लें, वो भी आपके लिए काफी है। बाकी जब आप सारा कर लेंगे तो लास्ट पे आपको कुछ सजेस्टेड रीडिंग में बता दूंगी कि कहाँ से आप इसके अंदर रेफरेंस ऐड कर सकते हैं। बट आप जब सिर्फ अमानुल्लाह की गोंदल की बुक लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर इतने रेफरेंस मौजूद है कि आराम से आपका पेपर अटेम्प्ट हो जाता है। लेकिन सेकंड चीज मैंने आपको कहा था कि बुक के अंदर से आपका 50% डेटा आपका जो होगा वो कंप्लीट होगा। बाकी आपका ओपिनियन पे डिपेंड करता है, बाकी आपका आर्गुमेंट्स पे डिपेंड करेगा पेपर, जो आपका पेपर का पैटर्न अब बन चुका है। पहले थोड़ी सी पेट चीजें आ जाती थी, डिफरेंस पूछ रहा है, टर्म्स पूछ रहा है, आप इजीली लिख सकते थे। अब आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल पेपर हो गया है, तो उसके अंदर आपकी ओपिनियन भी मैटर करती है। इस तरह एक ओपिनियन आपने दी, आपको एग्जाम्पल की जरूरत पड़ती है, तो न्यूज पेपर वेरी मैटर करता है आपके पास। डान के अंदर जितने आर्टिकल आप देखें इसके ऊपर कोई भी न्यू डेवलपमेंट होती है तो उसको करने, बाकी फैक्चुअल डेटा जो है उसको कलेक्ट करते रहे। मैं इंशाल्लाह कल आपको, कल की अगर क्लास ना हुई तो मैं आपको एक फाइल बना के सेंड कर दूंगी, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने फैक्चुअल डेटा कैसे कलेक्ट करना है और उसके अलावा क्या है कि आपने बुक के रेफरेंस कैसे ऐड करने हैं। खासतौर पे फैक्चुअल डेटा के लिए मैं आपको एक फाइल सेंड करूंगी, आपको अंदाजा हो जाएगा। नेक्स्ट अब बच्चे मैं आपको पढ़ा रही हूँ जुलाई के अंदर, अभी आपके पास 6 महीने पड़े हैं पेपर्स के अंदर, तो बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट जो हो सकती हैं नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ के अंदर पेपर्स तक। तो एग्जामिनर का फोकस ही वो डेवलपमेंट होती है। जब वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा होता है, मैंने आपको कहा जब ट्रम्प आया तो उसने फर्स्ट एग्जेक्टिव ऑर्डर के अंदर ही कहा कि थर्ड जेंडर एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब मैंने आपको कहा कि थर्ड जेंडर जब एग्जिस्ट नहीं करता तो अमेरिका के अंदर 2 मिलियन थर्ड जेंडर एग्जिस्ट करते हैं। अब आप 20 लाख लोगों को कह रहे हैं कि तुम्हारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। जब अब इस तरह की स्टेटमेंट आती है किसी स्टेट की तरफ से जो इंपॉर्टेंट हो आपके पास, तो एग्जामिनर क्या कर रहा होता है, उसी की चीज को लेके ही फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा होता है। वो एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं देता कि मैं ये वाला क्वेश्चन, उसने उससे अगले साल ही वो रेफरेंस वो पूछा हुआ था, एक क्वेश्चन आया हुआ था थर्ड जेंडर के राइट्स के ऊपर, कि उसकी आइडेंटिटी के ऊपर, वही चीज जो आपके पास मैं बता रही हूँ। तो फिर एग्जामिनर को क्या कर रहा होता है, एक्सपेक्ट कर रहा होता है बच्चों से कि ये वाली चीज ऐड करते हैं या नहीं करते, ये बच्चे कितने फेमिलियर थे जो आपके पास करंट डेवलपमेंट थी उनके साथ। अगर फिर जिस बच्चे ने एग्जैक्ट जस्ट थोड़ा सा भी वो रेफरेंस दे दिया होता है इस तरह का, तो फिर उसके मार्क्स डेफिनेटली 70 से ऊपर जाने के 100% चांसेस होते हैं। और जो बच्चे फिर जनरलाइज कर रहे हैं, तो जो बुक से पढ़ा है जैसे उसको लिखे जा रहे हैं, तो फिर उनका थोड़े मार्क्स डाउन जाते हैं, डेफिनेटली जाएंगे उनके। तो आपने क्या करना है, आधा बुक से हो जाएगा, आधा मैं आपको कुछ रीडिंग्स, कुछ मैं लिंक भेजवा दूंगी थ्रू एकेडमी, आपको पास आ जाएंगे। अभी आप लोग स्टार्ट में पढ़े, अभी तक कुछ चीजों की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे जरूरत पड़ती रहेगी मैं आपको सेंड करती रहूंगी सारे। तो आपको जो चीजें मैं सेंड करूंगी वो आपने मस्ट पढ़नी है। आपके पास अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है, मतलब कि आप रीडिंग कहाँ से निकालें, जो एक्स्ट्रा आपने करनी है, तो मैं आपको भिजवा देता करूंगी। अभी कुछ मैं कल भिजवाऊंगी, और बाकी जो रेफरेंस आपने फैक्चुअल डेटा लेना है वो भी भिजवा दूंगी कि कितने परसेंट रेप हो रहे हैं, कितने परसेंट ऑनर किलिंग इंसिडेंट्स हो रहे हैं आपके पास, जो मूवमेंट चल रही है यूरोप के अंदर, उसके पाकिस्तान पे इफेक्ट्स क्या है, इस तरह की सारी चीजें मैं साथ साथ भेजती रहूंगी। तो आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज कीजिएगा, थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं, अपना आर्गूमेंट से यूज करते हैं, फैक्चुअल डेटा करते हैं, फिर डेफिनेटली आपका पेपर सबसे मुख्तलिफ होगा और 70+ की तरफ आपको मस्त लेके जाएगा। तो बुक आपको मैंने एज अ की बुक की थी सजेस्ट, की बुक का भी ये है कि आप मस्त साथ ले लें, ताकि आपको ये जो कुछ चीजें तंग कर रही होती है, आपको लगता है कि टीचर पता नहीं अपने पास से क्या बता रही है, आपको थोड़ा सा क्लियर है कि मैं आपको ऑथेंटिक जो ऑथर्स है उनकी रीडिंग से ही पढ़ा रही होती है, डेफिनेटली वहां से ही सब पढ़ रहे होते हैं। तो आपको भी थोड़ा सी चीजें क्लियर हो जाएंगी, साथ साथ जो चीज नहीं समझ आ रही उसकी थोड़ी सी वर्डिंग मुश्किल है, मैंने आपको कहा
उन्होंने क्या किया हुआ है कि सारा हमारे यहाँ कोई जेंडर स्टडीज पे ऐसा डेवलपमेंट हुई नहीं ना, अब तक कोई हमारे पास ऐसा है ना, कोई कुछ आपके पास रिसर्च पेपर्स आते रहते हैं बट एग्जैक्ट कोई बुक मौजूद नहीं है। तो फिर उसका क्या है कि इन लोगों ने भी क्या किया हुआ है, जो बुक्स मौजूद है ये सारा कॉपी पेस्ट डेटा है आपके पास। इन्होंने क्या किया हुआ है, जो फॉरेन ऑथर्स है उनकी बुक्स में से कुछ उठा के सारा क्या किया हुआ है आपके पास ऐड किया हुआ है डेटा, कुछ उसमें चेंजेस कर दिए, खुद ऐड कर दिया। तो इस वजह से आपके पास ये वाली थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज मुश्किल है, बट आपको इतनी मुश्किल में पढ़ने की जरूरत नहीं, सिंपल वर्ड्स के अंदर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे एग्जामिनर को तो डेफिनेटली आपको मार्क्स देगा। जी हुमा, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम अभी जो आप डिस्कशन कर रही थी ट्रांसजेंडर्स के बारे में, तो आप उसमें हम्म। कह रही थी कि बाहर की ज़्यादातर स्टडीज़ है, हमने बाहर का ही लिखना है। लेकिन अगर हम बाहर की फर्दर स्टडीज़ को देखें तो उसमें अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रिकॉर्ड भी किए जा रहे हैं, जिसमें गे रेप बहुत ज़्यादा है, या इस तरह के बाथरूम शेयरिंग के इश्यूज आ रही हैं। तो हमने वो इश्यूज भी साथ में मेंशन करने हैं, या हमने बस सिर्फ जनरल बातें लिखनी है? क्या इशू आपने मेंशन किए मुझे मैम ये जो ट्रांसजेंडर रेप हो रहे हैं, या हम्म। स्कूल्स में कहीं टीचर्स कंप्लेन करते हैं कि जानबूझ के मैनिपुलेट किया जा रहा है, या गे रेप बढ़ गए हैं बहुत ज्यादा, तो हमने ये इश्यूज मेंशन करने हैं कि बाहर ये इश्यूज हो रहे हैं, या हमने कुछ भी नहीं लिखना? नहीं नहीं बच्चे हमने करनी है उनका, मैंने आपको कहा ना जो बाय नेचर है, आप देखें ना उन बेचारों के, आप हमारे यहाँ देखें तो पाकिस्तान के अंदर मैंने कहा जो सेक्सुअल वर्क होता है ना असल में उनके लिए सिर्फ वही बना दिया गया, या तो वो नाच गा के आपके पास कमाएंगे या फिर इस तरह की सेक्सुअल एक्टिविटीज के अंदर वो इन्वॉल्व होते हैं और उनके पास ऑप्शन नहीं होता। वो इवन आप देखें ना इनके पॉडकास्ट अभी ये बहुत सारे आ रहे हैं आपके पास आ रहे होते हैं, उसके अंदर उनकी इश्यूज को सुने तो वो उन बेचारों का यही इशू है, वो कहते हैं कि हमें ब्लेम किया जाता है कि हम इस तरह की सेक्सुअल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं या हम सोसाइटी को खराब कर रहे हैं। बट हमारे पास आप लोगों ने ऑप्शन क्या छोड़ा है, हम या आप एज अ सेक्सुअल क्या करते हैं सब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट करते हैं, जिसके जरिए आप इंटरटेन होते हैं और हमें फिर बाई फेंक देते हैं, या हमारे इतना पैसा कोई वो पकड़ा देते हैं कि हमें भी मजबूरी होती है, हमने किसी तरीके से तो क्या करना है, सरवाइव तो करना है सोसाइटी में, जिंदा तो रहना है, खाना तो खाना है। फिर हमारे पास क्या रह जाता है, यही एक ऑप्शन रह जाता है, जब आप हमें जॉब्स में नहीं लेके जाते, हमें एजुकेशन इंस्टीट्यूट में नहीं लेके जाते, हमें कोई फैसिलिटी देंगे तो डेफिनेटली हमें सरवाइव तो करना है, तो फिर हमारे पास यही ऑप्शन रह जाता है। तो आप उनको ऐसा इशू उनका जो है वो मेंशन कर सकते हैं, पाकिस्तान में डेफिनेटली ये वाला इशू है, आप उसको मेंशन करें कि जॉब्स में नहीं है उनको, जो आपके पास सेक्सुअल नेटवर्क्स होते हैं उसके जरिए मैनिपुलेट किया जाता है, उनको यूज किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, वो सारी चीजें आप मेंशन करेंगे डेफिनेटली। जी बच्चे क्वेश्चन मैं भेज लेती हूँ, पहले दफा हम ये क्वेश्चन खत्म कर ले, उसके बाद आ जाता है बायोलॉजी। बायोलॉजी के बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या हो सकता है जिसकी हम हेल्प लेते हैं साइकोलॉजी। जेंडर स्टडी के अंदर, क्या आ जाएगा? मैम साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। जी गुड, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला भी आपने कहना है कि असल में जेंडर स्टडी का कॉन्सेप्ट ये है कि सोसाइटी के अंदर जो जेंडर है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है। आपने यहाँ पे टर्म यूज करनी है कि हम टर्म यूज करते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर मीन कि सोसाइटी किस तरीके से आपके जेंडर को डिफाइन करती है। जब आप ये लिखेंगे तो फिर डेफिनेटली जेंडर स्टडीज के अंदर तो कोई सोसाइटीज का कॉन्सेप्ट नहीं है ना, कि लोग कैसे बिहेव करते हैं, सोसाइटीज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सोसाइटीज के नॉर्म्स क्या होती हैं, उनके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, सोसाइटी से सोशियोलॉजी से हेल्प लेनी पड़ती है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि किस तरीके से सोसाइटी जेंडर को मोल्ड करती है, किस कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो कि सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, मेन के हवाले से, वुमेन्स के, थर्ड जेंडर के हवाले से। फिर हमें क्या करना पड़ता है, सोशियोलॉजी से क्या करना पड़ता है, हेल्प लेनी पड़ती है। यहां भी आप ऐड कर लें कि आपके पास जो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर होती है उसके अंदर कुछ चीजें सोसाइटी क्या करती है, हर मैन को या वुमेन्स को या थर्ड जेंडर को असाइन करती है। आप कह सकते हैं कि आपके पास एक स्क्रिप्ट होता है जो कि असाइन किया जाता है हर बंदे को, जो सोसाइटी के अंदर जब पैदा होता है कोई बच्चा तो उसको असाइन किया जाता है कि तुमने ये परफॉर्म करना है। वो सोसाइटी की नॉर्म्स होती हैं, वो सोसाइटी के एट्रीब्यूट्स होते हैं या लोगों की फीलिंग्स होती हैं, जो कि फिर क्या करती हैं आपके पास जेंडर को कंस्ट्रक्ट करती हैं। बेसिकली जेंडर स्टडी का कॉन्सेप्ट ये है कि सोसाइटी मोल्ड करती है आपके जेंडर को, सोसाइटी बनाती है। एक आपके पास बड़ी मशहूर सी लाइन है जेंडर के हवाले से, किसी फेमस जो फेमिनिस्ट है उनकी है, बाद में हम लिख लेंगे, आप बुक पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगी। उसके अंदर वो कहती है कि अ वुमन इज नॉट बोर्न बट बिकम वन, यानी औरत पैदा नहीं होती बल्कि बनती है। अब कैसे बनती है, सोसाइटी
सोसाइटी उसको बनाती है, वो कहती है कि तुमने क्या रोल अदा करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। थर्ड, नेक्स्ट आ जाए, इसके अंदर क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस की वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास आपने यहाँ पे जो टर्म यूज करनी है वो लॉ मेकिंग की करनी है। जेंडर के रिलेटेड जो लॉ बनते हैं, लॉ मेकिंग होती है, वो भी किससे इफेक्ट होती है, आपके पास जो पॉलिटिकल सिनेरियो होता है ना उसके साथ तब्दील होती है। अब एग्जांपल आप यहाँ पे कौन से लेंगे, एग्जैक्ट उठा के आपने आप एक एग्जांपल कर लेंगे, वो बहुत सी जगहों पे लग जाएगी। ट्रम्प की एग्जांपल आपने ले लेनी है कि आपने कहना है कि किस तरह से जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है, जेंडर के बारे में कॉन्सेप्ट को क्या करता है, इफेक्ट करता है। कि आपके पास एक पॉलिटिकल पार्टी आएगी, उसका जेंडर के बारे में और नैरेटिव हो सकता है। आपके पास पार्टी चेंज हुई, आपका पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हुआ, तो आपके पास नेक्स्ट जो पॉलिटिशियन आएगा उसका अपना ख्याल होगा, जो पॉलिसी बनेगी, जो लॉ बनेगा, असल में क्या होता है, वो पॉलिटिकल जो आपका सिनेरियो होता है वो डिफाइन कर रहा होता है। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, आपने कहना है फॉर एग्जाम्पल जब ट्रम्प आया तो उसने क्या किया, उसने पहले एग्जेक्टिव ऑर्डर के अंदर कहा कि आपके पास थर्ड जेंडर एग्जिस्ट नहीं करता। इस तरह आपने कहना है कि लीडर्स की, जो आपके पास पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, उनकी स्टेटमेंट्स जो होती हैं या एक्शन जो होते हैं वो क्या करते हैं, जेंडर को इफेक्ट करते हैं सोसाइटी में या वुमेन्स के राइट्स को। तो फिर यहाँ पे जेंडर स्टडीज को क्या जरूरत पड़ती है, सारे पॉलिटिकल सिनेरियो को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, पहले पॉलिटिकल साइंस को समझने की, या उस पॉलिटिकल सिनेरियो को समझने के लिए हमें पॉलिटिक्स को समझने की जरूरत होती है, ताकि हम क्या कर सके, जेंडर स्टडी के अंदर क्या करें, डिफाइन कर सके कि किस तरीके से आपके पास क्या है, जो सोसाइटी है, सॉरी, जेंडर स्टडी जो है वो किस तरीके से इफेक्ट हो रहा है आपके पॉलिटिकल सिनेरियो से। समझ आ गई आपको। नेक्स्ट टॉपिक लिखे आपके पास जो आना है, वो आता है एंथ्रोपोलॉजी। किसी सब्जेक्ट, किसी स्टूडेंट ने सुना है सीएस के अंदर भी सब्जेक्ट है आपके पास एंथ्रोपोलॉजी, क्या होता है आपके पास एंथ्रोपोलॉजी? जी बच्चे, क्या होता है एंथ्रोपोलॉजी, कोई बच्चा बताएगा? स्टडी ऑफ किससे? ह्यूमन बिहेवियर्स। हाँ जी, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर नहीं, स्टडी ऑफ ह्यूमन होता है कि इंसानों की हिस्ट्री कैसे स्टार्ट हुई, इंसानों की हिस्ट्री कैसे आगे चली, उसके अंदर आप देखें हमें हमारे पास जितनी मूवमेंट्स चल रही हैं वुमेन्स के हवाले से, थर्ड जेंडर के हवाले से, या सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, बेसिकली ये पूरी एक हिस्ट्री चलती है। ये नहीं कि आपके पास कोई भी इस तरह का इंसिडेंट होता है तो एकदम से हो जाता है। आपने कहना है कि थ्रू ह्यूमन हिस्ट्री जो डिफरेंसेस थे मेन और वुमेन्स के बारे में वो एग्जिस्ट करते रहे आपके पास। आपने लिखना है कि पहली सोसाइटी की जो फॉर्म समझी जाती है ना, इन द वर्ड्स ऑफ अरिस्टोटल, अरिस्टोटल कहता है जो पहली फॉर्म थी ना सोसाइटी की, वो क्या थी, वो मैट्रियार्कल थी, यानी कि उसके अंदर क्या था, वुमेन्स जो थी वो लीड करती थी। यानी उस वक्त क्या होता था, घर के अंदर जो सारे लोग एग्जिस्ट करते थे, वहां पे जो औरत होती थी असल में सारा डोमेस्टिक ड्यूटी उसके पास होती थी। उसके बाद क्या होता था, अब जाहिर सी बात है जब वो सारा काम कर रही है, सारा कुछ इसमें हो रहा है, तो डोमिनेट भी वो ही करती थी। विद पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ आपके पास के जो लोग थे, मर्द थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो आपके पास टूल्स होते हैं अर्निंग के वो बनाना शुरू कर दिए। जैसा कि जंगल के अंदर लकड़ियां काटने के लिए आप कहें कि आपके पास हैमर आ गया, थोड़ा आ गया, इस तरह के और बहुत सारे तीर बनाने और बाहर शिकार करने के लिए वो निकलने शुरू हो गए। अब इन लोगों ने क्या किया, जब मर्दों की ये वाला आपके पास ट्रांजेक्शन आती है हिस्ट्री के अंदर, तो क्या होता है कि जहां पे वुमेन रूल करती थी वहां पे क्या हुआ, अब मर्दों ने बाहर निकल के कमाना शुरू कर दिया। ये वाला पॉइंट है आपका, जो इकोनॉमिक डोमिनेंस होती है ना उसके अंदर भी आ सकता है, आप थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। अब ह्यूमन हिस्ट्री कैसे डेवलप हो रही है आपके पास, कि अब जो था सारे सोर्सेज ऑफ इनकम थे ना वो किसके पास आ गए, मर्दों के पास आ गए। अब वो जो आपके पास कॉन्सेप्ट था ना, आपके पास वुमेन्स क्या करती थी, रूल करती थी, वो टोटली चेंज हो गया। अब सारा इख्तियार किसके पास चला गया, डोमिनेंट कौन हो गए, वो मर्द हो गए। अब यहाँ पे हिस्ट्री आपको बताती है कि मेल की डोमिनेंट की वजह या पैट्रियार्कल जो आपके पास सोसाइटी आती है ना, पैट्रियार्कल का मतलब होता है मेल डोमिनेटेड। तो वहां पे उसका एक रीजन क्या हो सकता है, उसका एक रीजन हो सकता है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस।
इकोनॉमिक डिपेंडेंस क्या है आपके पास, कि जब सोर्सेज ऑफ इनकम जो होते हैं ना, जेंडर स्टडी कहता है जिस बंदे के पास होते हैं वही क्या करता है, रूल करता है। कार्ल मार्क्स ने इसी चीज को क्या किया था, अपनी थ्योरी के अंदर दिया था कि असल में जो इकोनॉमी है ना, इलीट क्लास है आपके पास, जो सरमायादाराना क्लास है, कैपिटलिस्ट क्लास है, वो उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो रही है क्योंकि तमाम सोर्सेज ऑफ इनकम उन लोगों के पास है। तो आपने जस्ट यहाँ पे कहना है कि हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव टू अंडरस्टैंड दी historical perspective of differences between men and women, we have to consult with anthropology. Anthropology tells us that हिस्ट्री जो है वो किस तरीके से इवॉल्व हुई और उसके अंदर मेन और वुमेन्स का रोल्स क्या थे। आपने थोड़ा सा दे देना है कि फर्स्ट जो आपके अरिस्टोटल के मुताबिक जो आपके पास सुकरात आता है ना, सॉरी अरस्तु आता है ना, अरिस्टोटल लिख ले आप, उसके अंदर उसका रेफरेंस थोड़ा सा दे देना है कि वो कहता है जो पहली सोसाइटी थी वो क्या थी आपके पास में, वुमेन्स डोमिनेटेड थी, जिसके अंदर वुमेन्स डोमिनेट करती थी। बाद में जब उनके क्या हो गया, इकोनॉमिकली जब मेल डोमिनेट हो गया तो फिर आपके पास क्या हुआ कि आपके पास वो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर था कि फीमेल जो थी वो रूल करती थी, औरत रूल करती थी, वो चेंज होके मेल के रूल की तरफ चला गया। जी क्लियर है सबको? लास्ट एक इंपॉर्टेंट जो मैं ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे, किसी बच्चे ने बताया नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट है, मुझे एक बच्ची पूछ भी रही थी, वो आता है आपके पास साइकोलॉजी। साइकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने लिखना है कि अगर यहाँ पर देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एग्जिस्टिंग डिफरेंस, आप कह सकते हैं टू एक्सप्लेन दी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट थर्ड जेंडर, वी हैव टू कंसल्ट विद साइकोलॉजी। जो आपके पास सब्जेक्ट डिसिप्लिन आपने लिखना है जो आपके पास है, इससे हमें क्या करना पड़ता है, हेल्प लेनी पड़ती है ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि वो कौन सा साइकोलॉजिकल बिहेवियर है जिसकी वजह से मेल और फीमेल के दरमियान, मेन और वुमेन्स के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है, और क्या रीजन है साइकोलॉजिकली, सोसाइटी की साइकी क्या है, असल में ये चीज है कि सोसाइटी की साइकी क्या है इस चीज थर्ड जेंडर के बारे में, कि उन्हें एज अ ह्यूमन एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जाता। तो आपने लिखना है कि बहुत सारे, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं आप, लिख सकते हैं, लिख लें एग्जाम्पल। आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ दी जो केसेस होते हैं रेप केसेस या चाइल्ड अब्यूज, लिख लें चाइल्ड अब्यूज जो लिख लें, उसके अंदर आप लिखें कि जो चाइल्ड अब्यूज होती है, रेप केसेस होते हैं आपके बच्चों के, उसके पीछे रीजन क्या होता है। जब उनसे कंसल्ट किया जाता है, एक रिपोर्ट आई थी इंडिया की, उसके अंदर कहा गया कि उन्होंने क्या किया, जेल के अंदर जो रेपिस्ट थे ना, जिन्होंने रेप के केस में अंदर आए हुए थे, उनसे उन्होंने पूछा कि रीजन क्या था, क्यों आपने रेप किया इसके अंदर। तो उन्होंने जो रीजन बताया उसमें से आपने लिखना है कि 70% लोगों ने कहा कि उनके साथ बचपन के अंदर कुछ इस तरह का हुआ था, एक्ट हुआ था, चाइल्ड अब्यूज हुई थी या उनका रेप किया गया था, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकली उनके अंदर एक ट्रॉमा डेवलप हो जाता है। उस ट्रॉमा से वो सारी लाइफ गुजरते रहते हैं। फिर उनको जैसे ही मौका मिलता है इस तरह की एक्टिविटी करने का, या वो क्या कर रहे होते हैं, असल में साइकोलॉजिकली वो क्या होते हैं, इतने डिप्रेस्ड होते हैं कि उस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए या बदला लेने के लिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मैंने भी ऐसे ही करना है, फिर इस तरह की वो क्या करते हैं, इस तरह के एक्ट करते हैं। तो आपने लिखना है कि जो आपके पास, आप इवन यहाँ पे लिख लें, जो आपके पास डोमेस्टिक वायलेंस होती है उसके पीछे भी साइकोलॉजिकल रीजन होते हैं, कि मेल जो होते हैं या तो साइकोलॉजिकली किसी दबाव का शिकार होते हैं या इस तरह की कुछ होता है उनका रीजन, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं आपके पास डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ जाते हैं। या चाइल्ड अब्यूज वाली एग्जांपल ज्यादा एक्यूरेट है, वो दे सकते हैं कि यहाँ पे जस्ट आप लिखें कि अ सर्वे वाज कंडक्टेड इन इंडिया, बाकी भी इसके अंदर लिखने के, वहां पे उनसे जब पूछा गया कि रीजन क्या थे उनके पास चाइल्ड अब्यूज के या रेप करने के बच्चों के, तो उनके क्या था, आपने लिखना है कि साइकोलॉजिकल ट्रॉमा था, एक पास्ट ट्रॉमा था जिससे वो क्या साइकोलॉजिकली गुजर रहे थे, और उसकी वजह से फिर क्या होता है इस तरह के एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो हमें फिर ये सारे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, सारे चाइल्ड अब्यूजेस के, ऑनर किलिंग का आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके पास एक पॉइंट आ जाता है जो मैंने आपको लिखवाया भी था कि हमारे यहाँ क्या किया जाता है, हमारे पास ये पूरी थ्योरी है, साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन, कि साइकोलॉजिकली कैसे, वो कहते हैं आपके पास 8 स्टेजेस होते हैं पूरी थ्योरी के अंदर जिससे इंसान गुजरता है। यानी एक छोटा बच्चा होता है, जब होता है हम क्या करते हैं,
हम पहली पेरेंटिंग के अंदर डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं कि आपके पास लड़की होगी तो पिंक कपड़े पहनेगी, लड़का होगा तो ब्लू कपड़े पहनेगा। थोड़ा सा ऊपर हो तो हमारी सोसाइटी में क्या किया जाता है, आप देखें ना, हमारे घर में बच्ची हो गई 7-8 साल की, लड़का हो गया 7-8 साल का, अब बहन जो होगी उसको पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा बाय पेरेंट्स। वो कहेंगे कि घर के अंदर ही रहो, बाहर नहीं निकलना तुमने। अगर निकलना है तो हम कहते हैं कि दुपट्टा लेके जाओ, स्ट्रोलर लेके जाओ, एक जो कॉमन कंसेप्ट है हमारे पास। जब एक लड़का हो छोटा तो क्या हम उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं इस तरीके से? क्या हमने कभी उसे सिखाया कि तुमने घर से बाहर नहीं जाना, दुपट्टा लेके जाओ या इस तरह की चीजें कभी उससे कहा है? यानी कि पेरेंटिंग की आपको क्या कर रही होती है। आपके पास एक राइटर है, वो बाद में हम रेफरेंस जब सोशल कंस्ट्रक्शन करेंगे तो मैं लिखवा दूंगी। वो कहती है जो पेरेंटिंग है इसको कहती है एक्सप्लॉयटेशन बाय पेरेंट्स। एक्सप्लॉयटेशन बाय पेरेंट्स, वो कहती है कि असल में डिस्क्रिमिनेशन की वजह ही पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स क्या होते हैं, पैदा होते ही एक लड़की और लड़के में डिफरेंस क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। आप अपने बच्चे को क्यों कह रहे हैं कि एक 10 से 20 साल की लड़की बाहर जा रही है, 5 साल के बच्चे को साथ भेज रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं कि बहन के साथ जाओ, बाहर जा रही है, आप वो बच्चे को क्यों साथ भेज रहे हैं? हमारी सोसाइटी का माइंडसेट ये है कि लड़का एज अ गार्डियन लड़की के साथ जाएगा। अब लड़का जब जाएगा तो आप उस बच्चे की साइकी बिल्ड कर रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं कि आप गार्डियन है अपनी सिस्टर के या जो भी लड़की उसके साथ है। अब यही बच्चे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब ये बड़े होते हैं तो एक साइकी बन जाती है आपकी। आपको जो रोल शुरू से दिया जाता है आप उसके अंदर घुस जाते हैं। मतलब देखिए ना, आप एक्टिंग करने वाले लोगों को भी देखें ना, वो कभी कभार कहते हैं कि हम वो एक्टर, हमारे जो हमारा एक्ट था या हमारा रोल था इस हद तक हावी हैवी वो आ जाता है ना पर्सनैलिटी के ऊपर कि उससे निकलना फिर मुश्किल होता है आपके पास। तो फिर हम तो सोसाइटी के अंदर हम मर्दों को भी कुछ हद तक ब्लेम नहीं कर सकते कि सोसाइटी उसको चीज को क्या करती है, आपको मजबूर करती है कि आप इस तरह के करेक्टर करें। अच्छा, मैंने आपको कहा था डॉक्यूमेंट्रीज देखनी है, कितने बच्चों ने देखी थी? थोड़ा सा डिस्कस डिस्कस कर ले, बस ये क्वेश्चन इतना ही है आपके पास। आपके पास ये आता है जेंडर स्टडी और वुमेन स्टडी में डिफरेंस क्या है, और फिर वो कहते हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ जेंडर स्टडीज। 2 पार्ट में पूछेगा तो आपने सेकंड पार्ट जी और फर्स्ट वाला जस्ट डेफिनेशन करें और ऑथर वो रेफरेंस ऐड कर दें। बाकी इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, मतलब कितना सा पैराग्राफ लिख के आपने ये वाले ऐड करने हैं, वो मैं आपको अभी भिजवा देती हूँ थोड़ी देर तक। जी बच्चे, कितने लोगों ने देखी थी डॉक्यूमेंट्रीज? यहाँ पे जो सोसाइटी का बिहेवियर होता है ना, जो लोगों को कंपेल करता है, असल में मैं उसके रेफरेंस से बात करना चाह रही हूँ। उसमें ऐसी क्या चीज थी जो कि मैं मेंशन करना चाह रही हूँ यहाँ पे? आपने क्या देखा कि सोसाइटी किस तरीके से कंपेल करती है आपको? जी रमशा। मैम थोड़ा सा स्क्रीन से साइड होंगी बोर्ड से। अच्छा, मुझे लगा मैं आपसे जो पूछ रही हूँ आप वो बता रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट बताएं फातिमा। फातिमा, आपने डॉक्यूमेंट्रीज देखी थी? मैम मैंने भी देखी है। ओके, यस मैम, देखी थी। ओके। अच्छा, किसी बच्चे को पता है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? सोसाइटी उसके अंदर कौन सी ऐसी डॉक्यूमेंट्री है, 2 मैंने आपको देखने को कहा था, कि उसके अंदर कौन सी ऐसी डॉक्यूमेंट्री है जिसमें आप कह सकते हैं कि ये वाली चीज थी कि सोसाइटी आपको कैसे इवन मैम वो जो सभा वाली, मैम मैं मैम बताऊं, एक में ऑनर किलिंग थी। जो सभा वाली थी, गर्ल इन द सभा रिवर। वाली में मतलब द गर्ल इन द जिसमें रिवर, मैं मैम उसमें ऑनर किलिंग थी ना, उसमें गिरत के नाम पे उसको किल किया जा रहा था। हम्म। अच्छा, वहां पे चीज मैं क्या एक्सप्लेन करें, मैं खुद बता दूं, आप लोग सारे इकट्ठा बोलना शुरू हो जाते हैं। वहां पे मैं असल में जो मेंशन करना चाह रही हूँ, आपने ये पेपर के अंदर भी एज अ रेफरेंस ऐड कर दी है। सोसाइटल प्रेशर जो होता है वो पेरेंट्स को भी कंपेल करता है ऐसी चीजें, ऐसे स्टेप्स लेने पे। आपने उसके अंदर सबा का जो फादर होता है उसकी स्टेटमेंट सुनी थी, वो जो जेल के अंदर देता है? यस मैम, यस मैम, यस वो मैम सुनी थी। कह हाँ रहे थे, जी। वो अब कह वो रहे क्या थे कि कहता? मेरे इवन के मेरे वो जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने भी इस चीज को बहुत वो सराहा है कि मैंने अपनी ही बेटी को ऑनर किलिंग के नाम पे शूट किया है। डेफिनेटली और डेफिनेटली मेरी ये जो चीज दूसरी बच्चियां हैं उनके लिए रिश्ते आ रहे हैं कि हाँ तुमने बहुत इज्जत वाला काम किया है, तुम बहुत गैरतमंद इंसान हो। तो मतलब इस तरह वाली चीजें कि सोसाइटी जी इस जी चीज को जी, बहुत प्रमोट कर आपने रही है। इसको, जी जी बिल्कुल यही चीज मैं कहना चाह रही थी। अब देखिए उस बंदे का माइंड सेट, असल में चीज क्या थी कि उसके ऊपर भी सोसाइटियल प्रेशर था।
वो कहता अगर ये मैं ना करता तो लोग मुझे क्या समझते हैं, मुझे इज्जतदार नहीं समझते, और मेरी अगली जो बेटी थी कोई भी उसका रिश्ता लेके नहीं आता। तो मैंने जब ये किया तो बहुत सारे खानदान में से लोग रिश्ता लेके आए कि इसने बहुत बहादुरी का काम किया, बहुत क्या गैरतमंद मर्द है कि इसने उसको कत्ल कर दिया, कि उसने इसके क्या किया था, इज्जत को खराब किया था। जबकि उसने क्या किया था, जस्ट अपनी पसंद से शादी की थी, जिसकी इजाजत आपको इस्लाम भी देता है। तो यहाँ पे क्या है कि हम कहते हैं कि पेरेंट्स इस तरह कर रहे हैं, लेकिन असल जो चीज होती है ना, वही चीज के सोशल कंस्ट्रक्शन जो होती है ना, सोशल नॉर्म्स जो होती हैं, सोशल फीलिंग्स जो होती हैं, असल में आप उनके से क्या होते हैं, बाउंड होते हैं। अब देखो वो एक बंदा जो अपनी बेटी को इवन उसने कत्ल कर दिया, और वो ये कह रहा है कि सोसाइटी असल में इस चीज से खुश होगी। असल में सोसाइटी ने वो नॉर्म्स वो सेट की हुई है कि हर बंदा कंपेल्ड होता है क्या करने के लिए, उनको एक्सेप्ट करने के लिए। तो यहाँ पर भी फिर क्या होता है, साइकोलॉजिकली आप क्या होते हैं, आपकी साइकी बिल्ड हो जाती है एक सोसाइटी के अंदर रहते रहते ना। सोसाइटी आपको बार बार बताएगी और बेटी जो है तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारी इज्जत है, ये तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएगी, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगी, क्या करेगी, तुम्हारी मर्जी के मुताबिक चलेगी। अब चाहे वो उसकी लाइफ डिसीजन हो, उसकी शादी के बारे में हो, तो वैसा वो क्या करेगी, माँ बाप की मर्जी से करेगी। तो फिर क्या हो जाता है, पेरेंट्स की साइकी बन जाती है कि हम ही इनके गार्डियन है, हमने ही सारा कुछ करना है। फिर जब वो थोड़ी सी चीज भी उनके खिलाफ जाती है ना, तो डेफिनेटली फिर आपके पास किस तरह के इंसिडेंट आते हैं, ऑनर किलिंग वाले इंसिडेंट आना शुरू हो जाते हैं। ये वाला रेफरेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप कहीं भी मेंशन जो सोसाइटियल आपके नेक्स्ट टाइम सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर जब करेंगे ना, जो सोसाइटियल नैरेटिव्स होते हैं ना, वो भी एक रीजन होता है इसके अंदर, तो उसके अंदर ये वाला रेफरेंस आप दे सकते हैं। जी मैम ये थोड़ा रेफरेंस कैसे देंगे, ये आप जब टॉपिक पढ़ाएंगे ना हमें थोड़ा बता दीजिएगा। कौन सा रेफरेंस? ये जो आप कह रही हैं, जो हमने डॉक्यूमेंट्री देखी है, इसमें से रेफरेंसेस। जी बच्चे वो हम डिस्कस करेंगे जब हम करेंगे, अभी तो मैंने सिर्फ बताया है आपको। नेक्स्ट हमने शबीर बैच चलाई का सारा पढ़ना है, तो उसके अंदर बहुत सारे अच्छे रेफरेंस आपको मिल जाते हैं, और मैं आपको बता दूंगी कैसे निकालने हैं। अभी तो मैं सिर्फ ये कह रही थी कि सोसाइटी के अंदर आपने ये रेफरेंस दे सकते हैं कि जिस तरह शर्मीन शर्मीन बैच चनाए की, हमें डॉक्यूमेंट्री के अंदर स्टेटमेंट ऑफ सबास फादर कि सोसाइटी जो थी इस चीज को एक्सेप्ट कर, सोसाइटी ने तब उसको एक्सेप्ट किया, उसकी क्या क्या अप्रिशिएट किया, उसके जो उसने स्टेप लिया था अपनी बेटी को कत्ल करने का, ऑनर किलिंग जो उसने की। तो सोसाइटी ने, वो कहता है कि सोसाइटी ने मुझे रिस्पेक्ट की नजर से देखा, सोसाइटी यानी मेरे से एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं ऐसा करूं, तब ये सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट करेगी, जबकि मैं वो अपने बेटी को वो ऑनर किलिंग वाला उसने सारा कुछ किया। तो यहाँ पर चीज ये है कि सोसाइटी ने सेट नॉर्म्स की होती हैं कि किस तरीके से सोसाइटी आपको डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ लेके जाती है, इस तरह के जो इंसिडेंट सारे होते हैं। तो फिर उसका सोसाइटी का रोल क्या होता है, सोसाइटी के नैरेटिव जो होते हैं वो कंपेल करते हैं आपको इस तरह के सारे काम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो आता है वो है आपके मैम मेरा पास। एक क्वेश्चन है। जी जी। मैम हम लोग ये मेंशन कर सकते हैं जिस तरह की ऑनर किलिंग होती है उसके अंदर हमारा जो लीगल सिस्टम है वो ये कहता है कि अगर किसी औरत का कत्ल किया है, एक फैमिली में किसी का कत्ल किया है, तो हमारा लीगल सिस्टम ही उसको इस तरह डिफेंड करता है कि अगर उसी की फैमिली के अंदर कोई फैमिली मेंबर कह दे कि नहीं हम उसे माफ कर देते हैं, तो उसके ऊपर कोई केस एफआईआर वगैरह नहीं होती है और वो वापस मतलब जेल से बाहर आ सकता है। हम्म। तो लाइक ये मेंशन कर सकते हैं हम इस तरह को, या वो डिफरेंट हो जाएगा? नहीं, यहाँ पे तो नहीं, लेकिन ये वाला हमारे सिस्टम का है चीज। नेक्स्ट हम जब करेंगे ना उसके अंदर डोमेस्टिक वायलेंस की जो ऑनर किलिंग का असल है ना, आप देखें ना केस हमारे यहाँ, आप ऑनर किलिंग का आप क्या कर दिया है, जैसा कि घर में से किसी ने कत्ल कर दिया है, उसके घर वाले उसको माफ कर देते हैं, यानी कि मोस्टली अब ऑनर किलिंग किसकी होती है, बेटी की हो रही है, बहन की हो रही है। अब उसको गवर्नमेंट ने क्या कहना है कि जबकि आपके पास इस तरह के इंसिडेंट घर वाले माफ कर देते हैं या उसको छोड़ देंगे, इसको भी छोड़िए, हम ये वाला तो पंजाब में तो फिर भी ये कॉन्सेप्ट है, बट बलोचिस्तान में देखा जाए जहां पे जिरगा सिस्टम होता है, जिरगा सिस्टम के अंदर जब हम मुख्तारा माई का केस करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें क्या रूल होता है। जिरगा सिस्टम के अंदर होता है कि जो फैसला आपका जिरगा करेगा, स्टेट का उसके साथ लेना देना नहीं है, उनका सेपरेट से एक उनको क्या लीगल फ्रेमवर्क दिया गया जिसके तहत वो अपने काम सारे इस तरह के झगड़े निपटा सकते हैं। अब जिरगा सिस्टम उनका आपको पता है कि क्या सिनेरियो है, वो इस तरह के ऑनर किलिंग वाले जो इंसिडेंट उनको फौरन अगर कोई लड़की इवन किसी के साथ भी हंसती हुई नजर आ जाए तो पकड़ के अगर वो उसको वो कारोकारी वाला कर देते हैं, उसके ऊपर इल्जाम लग जाता है, तो जाहिर सी बात उसको कत्ल कर देते हैं। आपने पीछे देखा था 25 के अंदर एक इंसिडेंट हुआ था बलोचिस्तान के अंदर, जो क्या किया गया था, लड़की और लड़के को सामने उन्होंने खड़ा करके आपने देखा था वो जिरगे का ही था बंदा, जिसने इतनी ज्यादा फाइनिंग करके उन्हें क्या किया था, कत्ल कर दिया था दोनों को। और वो पता है आपको, वीडियो मशहूर हो गई थी बहुत, और उसकी वजह से फिर उन्होंने क्या किया, उस बंदे को अरेस्ट किया। अब उसका रीजन क्या था कि
सोशल मीडिया के ऊपर वो आ गया। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रेशर आना शुरू हो गया कि आपने इसको क्या करना है, पकड़ना है। जाहिर सी बात है, आप जब आप हमारे यहाँ क्या होता है, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो भी रिएक्ट करती है। जो मुख्तारा माई वाला केस हुआ था ना, उसके ऊपर पाकिस्तान में ये नहीं था कि उसकी जिरगा ने गलत किया था, फिर प्रेशर आया था, इंटरनेशनल लेवल से प्रेशर आया था कि क्या करे, इतना बड़ा आपके पास इंसिडेंट हुआ है, एक औरत की इज्जत किस तरीके से क्या किया गया, लूटी गई है या उसके साथ क्या किया गया है, तो फिर इसके ऊपर हुकूमत एक्शन ले, तो फिर हुकूमत तब कंपेल होती है। बाय लॉ देखा जाए तो आपके पास स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकती। नेक्स्ट मैं आपको राइट करवाऊंगी कि एक नया आर्टिकल लेके आए हैं वो, इन्हीं इस तरह के जो इंसिडेंट हो रहे थे आपके पास ऑनर किलिंग के, तो फिर गवर्नमेंट एक नया एक्ट लेके आई है, जो कि आपके पास एक नया आर्टिकल ऐड किया उन्होंने पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर। उसके तहत क्या है कि आपके पास एक लफ्ज यूज किया गया है, वो कहते हैं फसाद फिल अर्ज। फसाद उर्दू में ही उन्होंने ये लफ्ज ऐड किया, फसाद फिल अर्ज। अब स्टेट ने एक और उसके अंदर थोड़ी सी रिलैक्सेशन रखी अपने लिए, उसके मुताबिक स्टेट इंटरफेयर कर सकती है किसकी बुनियाद पर, फसाद फिल अर्ज, यानी कि जमीन के अंदर फितना आप फैला रहे हैं तो स्टेट उस पर एक्शन ले सकती है। बलूचिस्तान वाला, उसके ऊपर स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकती थी कि उन्होंने क्यों किया, क्योंकि वो जिरगे का फैसला था, उनका अपना लॉ है। बट उसको किस बेसिस पे उन्होंने अरेस्ट किया, वही जो आर्टिकल उन्होंने ऐड किया है ना, फसाद फिलर्स वाला, कि जमीन के अंदर फसाद फैलाना, तो इसके ऊपर भी आपके पास भी सजा बनती है, तो फिर उस बेसिस पे उन्होंने उसको अरेस्ट किया था। बट अगर आप उसको वीडियो निकाल के देखें ना उस बंदे की, उसके चेहरे पे जो गरूर था और उसके चलने का अंदाज आपको बताता है कि फिर उसको यही था कि बस मुझे पकड़ के लेके जा रहा है तो वापसी में वापस आ रहा हूँ थोड़ी देर के अंदर मेरी, यानी कि उसको पता था कि मैंने छूट जाना है, मुझे कुछ नहीं होने वाला। यानी कत्ल की बुनियाद पे तो आप क्या कर रहे हैं, उसको अरेस्ट ही नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हैं, जस्ट वो एक और आर्टिकल उसको लगा के उसको अरेस्ट कर रहे हैं। तो फिर हमारे यहाँ अंदर किलिंग जो बढ़ने के रीजन है ना, वो ये वाली भी है। तो आप कह सकते हैं, इसके अंदर सजेशन दे सकते हैं कि हमें लॉ मेकिंग बॉडीज के अंदर इस तरह के जो इंसिडेंट हैं उसको ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं अपने लॉ के अंदर भी क्या करने की, अमेंडमेंट करने की जरूरत है। आप ऐसा क्या कर सकते हैं, इसके अंदर पॉइंट अमेंडमेंट के तौर पे भी, इसको सजेशन के तौर पे भी क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कहा जाता है, बच्चे अब सवाल फिलहाल किसी का नहीं ले रही, क्योंकि हमने ये वाला सवाल भी खत्म करना है क्लास से पहले। जी सवाल क्या है आपका? सवाल है आपका ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन। लेकिन जो आपके पास ऑटोनॉमी वाला है वो ज्यादा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, क्योंकि हमारे यहाँ सब्जेक्ट अलहदा पढ़ाया जा रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि आप इसको खत्म करके उसके अंदर वुमेन्स के अंदर डाल दो। देखा जाए तो फायदा ही है कि सेपरेट पढ़ाया जा रहा है, उस पर ज्यादा रिसर्च हो रही है, सारी चीजें आपके पास आ रही है थर्ड जेंडर के बारे में। अब वुमेन स्टडी थर्ड जेंडर को तो नहीं ना डिस्कस करता, वो तो ज्यादा वुमेन्स के बारे में बात करेगा, ज्यादा हो सक होगा तो मेन के बारे में सेपरेट बात करेगा, कंपेयर नहीं करेगा दोनों को। तो फिर आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, उसको ज्यादा जो आप चीज साइड ले सकते हैं वो कौन सी लेनी चाहिए आपको, ऑटोनॉमी की लेनी चाहिए। जी, अब मैम सेम इसको, सेम आपने इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे ऊपर वाला किया था। थोड़ी सी आपने प्रेजेंटेशन को देखा करें ताकि आपने क्वेश्चन को आप क्या करें, क्लियर करें एग्जामिनर को, पॉइंट्स मैथ्स या इस तरह की चीजों के अंदर क्या करें, प्रेजेंट करके डायग्राम में दे ताकि उसको क्लियर हो जाए। आप स्टार्ट में ही क्या पॉइंट सारे मेंशन कर दिए हैं। अब सबसे पहले आ जाता है जिस चीज को हम डिस्कस कर देते हैं, वो है इंटीग्रेशन। आपने लिखना है कि इंटीग्रेशन वाले जो हैं उनके पॉइंट्स आपके पास क्या हैं, यदि उनके आर्गुमेंट्स क्या हो सकते हैं। अब सिर्फ कोई एक बच्चा सिर्फ मुझे बताए, एक पॉइंट भी कोई बता दे एक एक करके कि इंटीग्रेशन क्यों होनी चाहिए इस सब्जेक्ट की, यानी वुमेन स्टडी के साथ क्यों पढ़ाना चाहिए।
चलिए मैं लिखवा देती हूँ। पहला आ जाएगा आपका मोर पीपल इन जेंडर स्टडी। टीएस में जहां लिख रही हूँ याद रखिए, WS वुमेन स्टडी और वो आपके पास जेंडर स्टडी। पहला पॉइंट आपके पास आ जाएगा मोर पीपल इन जेंडर स्टडी। यानी कि क्या होगा जब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो फायदा क्या होगा कि पहले ही सारे लोग क्या कर रहे हैं, वुमेन स्टडी मैंने आपको कहा बहुत पुराना सब्जेक्ट है, तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे थे, इसको पढ़ रहे थे। तो जब उसी सब्जेक्ट के साथ आप क्या कर दें, एग्जिस्ट करते हैं, जब उनके अपने इश्यूज भी हैं, उनके प्रॉब्लम्स भी हैं, उनकी आइडेंटिटी जो वो एक्सेप्ट नहीं की जाती, तो यहाँ पे फिर आपके पास क्या ऑप्शन बचता है कि आप ऐसा सब्जेक्ट लेके आए जो बेसिकली क्या करे, सिर्फ किसके बारे में बात करे, थर्ड जेंडर के बारे में भी बात करे, साथ साथ मेन और वुमेन्स के बारे में बात करे, लेकिन थर्ड जेंडर पे भी फोकस करे, ताकि ये आपने कहता है पाकिस्तान के अंदर अबाउट 10,000 आपके पास जो है थर्ड जेंडर एग्जिस्ट करते हैं, अमेरिका के अंदर 2 मिलियन एग्जिस्ट करते हैं। जब इतने बड़ी तादाद में लोग आपके पास थर्ड जेंडर के एग्जिस्ट करते हैं, आप उनके बारे में बात ही नहीं कर रहे, तो फिर क्या होगा, ये आपके पास इनइक्वालिटी होगी कि क्या कर रहे हैं, दो जेंडर को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, थर्ड को नहीं कर रहे हैं। तो फिर ये क्या करता है, जेंडर स्टडी इन लोगों के बारे में बात करता है, इन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। तो फिर आपको एज अ सेपरेट सब्जेक्ट इसकी क्या करना पड़ता है, जरूरत पड़ती है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा न्यू रिसर्च। आपने लिखना है कि जब आप इसको क्या करेंगे, एज अ सेपरेट डिसिप्लिन क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो फिर आपके पास इट विल ओपन डोर फॉर न्यू रिसर्च अबाउट 3 जेंडर्स। तीनों जेंडर के बारे में रिसर्च के आपके पास क्या हो जाएंगे, ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल होंगे, ज्यादा आप सिनेरियो में क्या ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फिर इससे क्या होगा, ज्यादा कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाएंगे, ज्यादा आपके पास अंडरस्टैंडिंग होगी सब्जेक्ट की। लेकिन अगर वुमेन स्टडीज के साथ इसको मिला दिया जाए तो डेफिनेटली जो सारा वर्क हो रहा है फोकस किस पे होगा, जो मेन चीज होती है उस पर फोकस रहता है। वुमेन स्टडी है तो उसके ऊपर जो पहले वहां पे सारा कुछ एग्जिस्ट कर रहा था उसके ऊपर ही फोकस होगा, जेंडर स्टडी को एज अ जस्ट चैप्टर के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। तो इससे बेटर है कि क्या कर दिया जाए, इसको अलग कर दिया जाए। नेक्स्ट जो आ जाता है इंपॉर्टेंट वो है टू प्रोड्यूस मोर स्कॉलर्स। स्कॉलर्स का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक डिग्री में जो आपके पास क्या हो रहा है, डिग्री ले रहा होता है स्टूडेंट, या मुकम्मल आपके पास जैसा कि रिसर्च हो रही होती है सब्जेक्ट के ऊपर, वो उसमें काम कर रहा होता है। तो उसके अंदर क्या होगा, जब वुमेन स्टडी जब आप करेंगे तो उसके अंदर जितने स्कॉलर पैदा होंगे डेफिनेटली वो कौन होंगे, सारे वुमेन स्टडी से रिलेटेड उनकी रिसर्च होगी, वही सारी चीजें होंगी। लेकिन अगर आपने जेंडर स्टडी के अंदर यानी कि स्पेसिफिकली जेंडर स्टडी के स्कॉलर पैदा करने हैं, उनको सामने लेके आना है, या फेमिनिस्ट आपके पास आए, तो फिर उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास मोर स्कॉलर्स पैदा करने का एक ही वे है कि जेंडर स्टडीज को अलग कर दिया जाए, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा, फिर जब न्यू लोग आएंगे तो एज अ सेपरेट क्या करेंगे, फील्ड इसको स्टडी करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा आपके पास जेंडर स्टडीज के स्कॉलर्स पैदा होंगे। जब वुमेन स्टडी के अंदर होंगे डेफिनेटली वुमेन स्टडी के स्कॉलर्स कहलाएंगे, जेंडर स्टडी के तो नहीं होंगे, क्योंकि उसको जस्ट एज अ चैप्टर इंक्लूड किया जा रहा है, इंटीग्रेट किया जा रहा है, एज अ सब्जेक्ट या डिसिप्लिन नहीं ट्रीट किया जा रहा। जबकि हमें किस चीज की जरूरत है कि हम क्या करें, इसको एज अ डिसिप्लिन क्या करें, इंट्रोड्यूस करवाएं। इस पे मेन फोकस जो चीज है वो ये वाली है जो 3 जेंडर के बारे में है, कि वुमेन स्टडी क्या करता है, वुमेन्स के बारे में बात करता है, इश्यूज के बारे में। लेकिन देखा जाए तो असल में वुमेन्स के इश्यूज को भी अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कंपैरिजन की जरूरत होती है। हम कहते हैं वुमेन्स के साथ क्या हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस कम का इशू है, तो क्यों है, उसका रीजन क्या है, वही मेल डोमिनेटेड सोसाइटी या पेट्रियार्कल कल्चर आपके पास आ जाता है। ये सारी चीजें जब आपके पास आ रही हैं तो डेफिनेटली फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी जरूरत पड़ती है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जो कि कंपैरिजन करे, इश्यूज को देखे कि उसका रीजन क्या है, सारी चीजें उसको लेके चले। थर्ड जेंडर वाला मैंने आपको कहा कि अभी हमारे यहाँ ये बहुत कंट्रोवर्शियल किस्म का इशू है,
और क्या जेंडर स्टडी इस वजह से भी आपके पास आया सब्जेक्ट न्यू कि उसको भी क्या किया जाए, एड्रेस किया जाए। जी, क्या क्वेश्चन है आपका फराज? जल्दी से बच्चे कीजिएगा, क्लास का टाइम खत्म हो। मैम इंटीग्रेशन में हम ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन कम हो जाएंगे तो इंटीग्रेशन करने से, ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं। क्या पॉइंट ये आपने बोला? बेनिफिट होगा, ये बेनिफिट होगा ना कि मतलब कि जो ना वो हमारे पास इदारे या ऑर्गेनाइजेशन जो ना वो थोड़ा कम हो जाएंगी हाँ, अगर इंटीग्रेट हो गए तो। आपके हैं तो कुछ इस तरह की कंट्रीज जहाँ पे वुमेन स्टडीज राइट्स के ऊपर भी बात नहीं हो रही, उनके पास एजुकेशन की इतनी फैसिलिटीज नहीं है कि आप देखें ना, आपने जेंडर स्टडी पढ़ाना है, अपने यूनिट के अंदर पूरा डिपार्टमेंट बताना पड़ेगा, सारा कुछ करना, टीचर्स न्यू हायर करने पड़ेंगे। ये वाला भी है इसके अंदर पॉइंट, आप ऐड कर सकते हैं। गुड पॉइंट। मैम एक और आप बात थी कि आपने कहा कि मतलब कि अगर ऑनर किलिंग के नाम पे अगर किसी को कत्ल किया जा रहा है तो स्टेट उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं करेगी। हालांकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आप देखिए उसमें आर्टिकल 8 में जो ना लिबर्टी लाइफ है, तो उसके नहीं हिसाब से नहीं, तो मैंने स्टेट तो एक बाइंड नहीं, होनी चाहिए ना। स्टेट उसके अंदर इंटरफेयर करती है। मैंने कहा था कुछ स्पेसिफिक इलाके जो हैं जिनका सिस्टम जो होता है बेसिकली उसके अंदर स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकती। और ये वहाँ पे भी जितने गवर्नमेंट तो है, मतलब जिरगा बहुत सारे भले इंसिडेंट, जिरगा सिस्टम भले हो पर वहाँ पे भी गवर्नमेंट तो है ना, जैसे हमारे पास बलूचिस्तान में अपनी गवर्नमेंट है उनकी बाकायदा, और हमारी जब वो आपकी जो ना गवर्नमेंट है, आप इसको थोड़ा सा निकाल के डिटेल में, या कल फिर मैं आपको वो आर्टिकल भी लिखवा दूंगी और आपको करवा दूंगी जब हम करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस। कॉन्स्टिट्यूशन की उसके वायलेशन हो रही है अंदर मतलब। गवर्नमेंट जो होती है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती। जिनका सिस्टम बाय लॉ एग्जिस्ट करता है वो जो फैसला करेगी, उनका अपना मैटर है, उनका अपना लॉ है, तो वहां पे आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। आप उनके जिनका सिस्टम जो होता है, जो वो फैसला दे रहे हैं, चाहे वो क्या कर रहे हैं, कत्ल करने का, ऑनर किलिंग का कर रहे हैं, आप किसी और प्रोविजन के तहत इंटरवीन कर सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि आपने गलत फैसला दिया है या वो चीज। आप ह्यूमन राइट्स के बेस पे उस पर बात कर सकते हैं, बाय लॉ ऐसा आपके पास नहीं है। मैं कल मेरे लिखवा दूंगी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको, जिरगा और ये आर्ट सिस्टम होता है वगैरह, क्या? आप देख कॉन्स्टिट्यूशन में लीजिएगा। जिरगा सिस्टम होता है क्या? क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब जिरगा सिस्टम होता है क्या? इसमें लिखा हुआ है क्या, ऐसे कोई आर्टिकल है कि मतलब कि वो अपने हाँ हिसाब जी से है, रन कर मैं सकते हैं? लिखवा दूंगी। मैंने आपको कहा मैं कल लिखवा दूंगी जब हम डोमेस्टिक वायलेंस वाला करेंगे। ये वाला पॉइंट मैंने आपको पहले बताया कि अभी इन्होंने न्यू अमेंडमेंट करके उसके अंदर आर्टिकल इंक्लूड किया है, इंटरफेयर स्टेट कैसे कर सकती है। मैं आपको राइट करवा दूंगी, डोंट वरी। जी ओके। कंसूम, आपका क्या क्वेश्चन है? मैम जल्दी इसमें जो करना बच्चे क्लास। मैम ये फर्स्ट एंड ओनली वे टू प्रोग्रेस, मैम इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग? ओनली वे टू प्रोग्रेस है कि जब आप किसी भी चीज के अंदर प्रोग्रेस करना चाहें ना, या डेवलपमेंट करना चाहें, तो जरूरी होता है कि एज अ सेपरेट उसको मुकम्मल इंपॉर्टेंस दें। यानी जब आप मुकम्मल फोकस होगा तो जब तभी आपकी डेवलपमेंट उसके अंदर हो सकती है। आप देखिए, आपने वुमेन स्टडीज के अंदर उसको इंक्लूड कर दिया तो सारा फोकस तो वुमेन स्टडीज के ऊपर ही रहेगा। जनरल स्टडी जैसे एक चैप्टर के तौर पे आपने ऐड कर दिया। बट ओनली वे टू प्रोग्रेस ये है कि जेंडर स्टडीज में आप प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं, आप किस तरीके से मेन वुमेन्स और थर्ड जेंडर के राइट्स के बारे में बात कर सकते हैं। वो सिर्फ यही है कि जेंडर स्टडीज को एज अ सेपरेट सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया जाए। जी आयशा। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे ये जो हमने पढ़ी है दो थियरीज, ऑटोनॉमी और इंटीग्रेशन, इनको कोई मेजर बॉडीज हैं जो इनको सपोर्ट करती हैं? उसके अंदर कुछ आपको जो है फेमिनिस्ट जो है वो इंटरनेशनल लेवल की हैं। ये सारी बहस ही उनकी है। मैं आपको कुछ डेटा भेज दूंगी, तो आप उसको रेफरेंस के तौर पे ऐड कर दीजिएगा। बाकी जब आप बुक से भी रीड करेंगे आपको रेफरेंस मिल जाएंगे। हमारे यहाँ ऐसा कुछ खास नहीं है इसके ऊपर डेवलपमेंट। वो सारे जो है फॉरेन ऑथर्स हैं जो इसके बारे में बात करते हैं कि इंटीग्रेशन होनी चाहिए या आपके पास क्या होना चाहिए, ऑटोनॉमी होनी चाहिए। जी समरीन, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम जी मैम, इंटीग्रेशन वाला जो लास्ट पॉइंट था मैम वो बता दें, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए। स्टूडेंट इंटीग्रेशन विल वाला लास्ट, बच्चे कोई बोल दे, लास्ट पॉइंट क्या था आपके पास इंटीग्रेशन वाला? Students will include in all other disciplines. Inculcation of gender studies, sorry, मीन्स जेंडर स्टडीज नाल अदर डिसिप्लिन होगा कि स्टूडेंट एबल होंगे कि वो क्या कर सके तमाम। जब इंटीग्रेशन होगी तो क्या कर सकते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट के अंदर भी उसको क्या कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट को इनकलकेट कर सकते हैं। यानी कि आप उन्होंने इंग्लिश पढ़नी है उसके साथ भी पढ़ेंगे, उन्होंने इस्लामियात पढ़नी है उसके साथ भी पढ़ेंगे। यानी इनकलकेट का मतलब होता है शामिल करना, उसको इंक्लूड करना।
जी ओके ठीक है बेटा, आप देख लीजिएगा, बाकी मैं भिजवा देती हूँ आपको डेटा। तो बाकी कोई क्वेश्चन हुआ तो कल देख लेगा। ओके,